निःशुल्क वेब उपन्यास। ब्लडमेल सर्पों की संख्या बहुत अधिक थी, मानो अंतहीन हो। हर बार जब झांग लेक्सुआन एक समूह को मार गिराती तो सर्पों की एक और लहर उस पर टूट पड़ती। ये सर्प मृत्यु के सामने बिल्कुल निर्भीक थे। हालात और भी बदतर हो गए क्योंकि उसने गलत अनुमान लगा लिया था। समूह में 10,000 साल पुराने ब्लडमेल सर्पेंट सिर्फ एक या दो नहीं थे, बल्कि 5 थे, जिनमें से 2 तो 20,000 साल से भी अधिक समय से साधना कर रहे थे। सामान्य ब्लडमेल सर्पेंटों के बीच छिपे हुए ये सर्पेंट उसे काफ़ी परेशानी में डाल रहे थे। इससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात यह थी कि एक और भी शक्तिशाली सर्प राजा मौजूद था, जो सब कुछ नियंत्रित कर रहा था। झांग लेक्सुआन का चेहरा गंभीर हो गया और उसकी भौहें तन गईं। इतना शक्तिशाली समूह मिश्रित क्षेत्र में कैसे प्रकट हो सकता है? इतनी ताकतवर सेना जंगल के मुख्य क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रख सकती है? उन्हें ये नहीं पता था कि उनका सामना मिश्रित क्षेत्र में मौजूद सबसे शक्तिशाली आत्मा पशु समूहों में से एक से हो चुका था। ये रिक्त मिश्रित सर्प आसानी से मुख्य क्षेत्र में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया ताकि वहां की भयंकर प्रतिस्पर्धा से बच सकें। यहाँ मिश्रित क्षेत्र में उनका वर्चस्व था। सभी आत्मा प्राणी मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए बेताब नहीं थे। कुछ, जैसे कि यह समूह, मिश्रित क्षेत्र पर हावी थे और पूरी तरह से सक्रिय होने पर वे 50,000 साल से अधिक पुराने जीवों को भी मार गिरा सकते थे। ये सरासर दुर्भाग्य था कि झांग लेक्सुआन और उनकी टीम का उनसे सामना हो गया। कितनी गड़बड़ है, झांग लेक्सुआन ने आह भरी। उसकी आत्मिक शक्ति बहुत कम बची थी, इसीलिए उसने वू मिंग और बाकी लोगों को पहले ही जाने के लिए कहा था। वे पहले ही एक भीषण युद्ध लड़ चुके थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने मार्शल सोल अवतारों को भी सक्रिय कर लिया था और उनकी आत्मिक शक्ति बुरी तरह से क्षीण हो गई थी। हान रुओ भी 10,000 साल पुराने डार्क गोल्ड टेरिक्लोबिया के हमले से घायल हो गई थी। अगर वे वहीं रुकते तो उन सभी की निश्चित मौत हो जाती। उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के दौरान झांग लेक्सुआन की घटती हुई आत्मिक शक्ति और भी कम हो गई। अब उसके पास 30% से भी कम शक्ति बची थी। अगर यह सिलसिला और लंबे समय तक जारी रहा तो क्या मैं इन दरिंदों के हाथों मर जाऊंगा? कितना निराशाजनक है। दांत पीसते हुए झांग लेक्सुआन ने अपने पहले, दूसरे और तीसरे आत्मा वलय को एक साथ सक्रिय किया। अनगिनत चांदनी किरणें उतरी, जिन्होंने पल भर में दर्जनों रक्तमिश्रित सर्पों को मार डाला। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, सांपों की एक और लहर उस पर टूट पड़ी। उनकी भारी संख्या ने निराशा की भावना को जन्म दिया। धत तेरी की। झांग लेक्सुआन ने एक के बाद एक कई आत्मिक कौशलों का प्रयोग करते हुए अनगिनत ब्लडमेल सर्पों को मार गिराया। लेकिन उसकी आत्मिक शक्ति तेजी से कम होती जा रही थी। क्या ये अंत है? उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आत्मिक शक्ति अब 20% से भी कम हो गई थी। अपने होंठ दबाए हुए वह पूरी ताकत से लड़ती रही और सैकड़ों ब्लडमेल सर्पों का संहार कर दिया। फिर भी बचे हुए सर्प मृत्यु की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहे। 10,000 साल पुराने ब्लडमेल सर्पों ने छुपकर हमले किए, हर वार के बाद पीछे हटते हुए, अपने छोटे रिश्तेदारों का इस्तेमाल करके उसे कमजोर कर दिया। धीरे धीरे उसकी आत्मिक शक्ति और कम होती गई और उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। जीत का आभास होते ही सर्प उत्तेजित होकर फुफकारने लगे। अंततः सर्पराज प्रकट हुआ। लगभग 5 मीटर लंबा, इसका शरीर खून जैसे लाल शल्कों से चमक रहा था और इसके माथे पर एक छोटा सा उभार बन गया था। ये एक रिक्तमिश्रित सर्प था जो बाढ़ के अजगर में बदलने की कगार पर था। इसकी खेती लगभग 50,000 वर्षों से चल रही थी। अपनी चरम अवस्था में भी झांग लेक्सुआन को ऐसे राक्षस के साथ आमने सामने की लड़ाई में शायद संघर्ष करना पड़ता। अब कमजोर पड़ चुकी झांग लेक्सुआन ने उचित समय का इंतजार किया और उसे थकाने के लिए अनगिनत सर्पों की बलि दी। अब जब वह पूरी तरह से टूट चुकी थी, तभी ये बात सामने आई। नागराज की बुद्धिमत्ता, धैर्य और क्रूरता रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। इसे देखकर झांग लेक्सुआन की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। हालांकि उसने मानसिक रूप से खुद को सबसे बुरे के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन लगभग विकसित हो चुके इस बाढ़ के अजगर को देखकर उसे गहरा सदमा लगा। लगता है मेरा अंत हो गया। शियाओ यू, लगता है बहन लेक्सुआन अब तुम्हें कभी नहीं देख पाएंगी। झांग लेक्सुआन के चेहरे पर एक कड़वी लेकिन खूबसूरत मुस्कान छा गई। उसकी आंखों में पछतावा और थोड़ी सी अनिच्छा झलक रही थी। लेकिन तभी आकाश से एक शक्तिशाली आभा नीचे उतरी। कभी खूंखार रहे ब्लडमेल सर्प भय से कांप रहे थे। सर्पराज, जिसने अभी अभी अपना असली रूप प्रकट किया था, ने भय से भरी फुफकार निकाली। हम्फ, आकाश से एक ठंडी फुफकार सुनाई दी, जिससे सर्प चौंक गए। शून्य से एक हाथ निकला, जिसने झांग लेक्सुआन को पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गया। वहां केवल ब्लडमेल सर्पेंट्स के अनगिनत शव ही बचे थे जो जमीन पर बिखरे पड़े थे। वह स्थान फट गया और झांग लेक्सुआन बाहर निकल आया। वह तुरंत अपने पैरों पर खड़ी हो गई, जल्दी से खुद को संभाला और उसकी आंखें आसपास के वातावरण का जायजा लेने लगीं।
वह एक विशाल जंगल में थी, जहाँ पेड़ घने और हरे भरे थे और चारों ओर शक्तिशाली जीव घात लगाए बैठे थे। घुटन भरे वातावरण ने उसके चेहरे पर गंभीरता ला दी। यह मिश्रित क्षेत्र नहीं था। उसे एहसास हुआ कि उसे सीधे मुख्य क्षेत्र में पहुंचा दिया गया है, वास्तव में शक्तिशाली आत्मा राक्षसों का क्षेत्र। क्या मैं पूछ सकता हूं कि किस वरिष्ठ व्यक्ति ने मेरी जान बचाई? क्या मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? झांग लेक्सुआन ने आदरपूर्वक हाथ जोड़े। जिसने भी अंतरिक्ष को चीरकर उसे बचाया था, वह कम से कम सुपर डोलुओ रहा होगा, या शायद उससे भी अधिक शक्तिशाली। कुछ साल बीत गए, फिर भी तुमने मुझे निराश किया। तुम निम्न स्तर के आत्मा राक्षसों के एक समूह को भी नहीं संभाल सके। उसके पीछे से एक गहरी, प्रभावशाली आवाज सुनाई दी। झांग लेक्सुआन तेजी से मुड़ी, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। मेरे नाथ! उसके सामने एक गरिमापूर्ण चेहरे वाला व्यक्ति खड़ा था, जिसके काले बालों के बीच सुनहरे बालों की एक लट थी और सुनहरी आंखें राजसीपन और दृढ़ता बिखेर रही थीं। वह कोई और नहीं बल्कि दानव देवता दीतियान था। इतनी सीमित शक्ति के साथ आप भविष्य में युवा स्वामी की रक्षा कैसे करेंगे? दीतियान की सुनहरी आंखें झांग लेक्सुआन को भेद रही थीं, जिनमें अपार अधिकार झलक रहा था। उसने अपने होंठ काटे और अपना सिर नीचे कर लिया। अगर वह पूरी ताकत में होती, तो उन सांपों से घिरी होने के बावजूद भी वह आगे बढ़ सकती थी। एक अर्ध आत्मा डोलुओ होने के नाते वह बड़ी मुश्किल से ही खुद से उड़ पाती थी, हालांकि इसमें बहुत ऊर्जा खर्च होती थी। कम से कम वह अपने मार्शल सोल अवतार को सक्रिय करके लड़कर बाहर निकल सकती थी। लेकिन 10,000 साल पुराने डार्क गोल्ड टेर्रिक्लोबिया के साथ पहले हुए युद्ध और अन्य आंतरिक दरबारी सदस्यों की रक्षा करने के कारण उसकी आत्मिक शक्ति बुरी तरह से कम हो गई थी। उस समय उड़ना या अपने अवतार को सक्रिय करना बिल्कुल असंभव था। लेकिन कोई बहाना नहीं था। जो हो गया सो हो गया। लेक्सुआन अपनी गलती मानती है। मैं आपके दंड की प्रतीक्षा कर रही हूँ, मेरे स्वामी, उसने सिर झुकाए हुए धीरे से कहा। आपको मुझे मालिक कहने की जरूरत नहीं है, बस युवा स्वामी के प्रति जिम्मेदार रहें, दीतियान ने उदासीनता से कहा। युवा स्वामी वाक्यांश को दोबारा सुनकर झांग लेक्सुआन को आखिरकार समझ आ गया। उसने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में हैरानी थी। युवा मास्टर, युवा स्वामी सू यू हैं, दीतियान ने सपाट लहजे में कहा। जियो यू। झांग लेक्सुआन की आंखें ऐसे चमक उठी मानो उसने किसी सुखद बात के बारे में सोचा हो और उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। दीतियान ने ये देखा लेकिन हल्के से नाक सिकुड़ी। युवा मालिक आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, क्योंकि वे आपको अपने सबसे करीबी व्यक्ति मानते हैं। फिर भी आपका प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। आप अपना मिशन तो नहीं भूले हैं ना? आपको पता होना चाहिए कि आपको क्यों बचाया गया। इसके अलावा आपने खुद एक शपथ ली थी कि अगर हमने आपको बदला लेने में मदद की, तो आप जीवन भर युवा स्वामी की देखभाल करेंगे और हमेशा उनके प्रति वफादार रहेंगे। शुरू से ही किसी ने आप पर दबाव नहीं डाला। हमने कोई शर्त नहीं रखी। आपने जो कुछ भी कहा, वह आपकी अपनी मर्जी से था। अगर अब आपको पछतावा होता है, तो इसके परिणाम आपके लिए असहनीय हो सकते हैं। मुझे इसका कभी पछतावा नहीं होगा, झांग लेक्सुआन ने गंभीरता से कहा और सीधे दीतियान की ओर देखा। मैंने वह शपथ ली थी और मैं जीवन भर उसे निभाने का इरादा रखता हूँ। मैं अपना जीवन शियाओ यू के लिए समर्पित कर दूंगा। अगर शियाओ यू बड़ा होकर मुझे स्वीकार कर लेता है, तो मैं उससे शादी कर लूंगी और उसकी पत्नी बन जाऊंगी। अगर वह मुझे स्वीकार नहीं करता है, तो भी मैं परछाई में रहकर चुपचाप हमेशा के लिए उसकी रक्षा करता रहूंगा। तुम्हारी कल्पना तो वाकई बहुत अच्छी है। सोच रही हो कि तुम युवा मालिक से शादी कर सकती हो, दीतियान ने चिढ़कर कहा। क्या ये मना है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दीतियान ने जवाब देने से पहले कुछ क्षण मौन धारण किया। इसकी अनुमति है या नहीं, ये युवा मालिक पर निर्भर करता है। सूयू के अधीनस्थ होने के नाते दीतियान ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करता था। मेरा यही मतलब था, झांग लेक्सुआन ने पलक झपकाते हुए कहा, हालांकि उसे थोड़ी हैरानी भी हुई। ऐसा लग रहा था कि सूयू का रुतबा उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक ऊंचा था। उसके सामने खड़ा व्यक्ति निस्संदेह एक शीर्ष स्तर का शक्तिशाली योद्धा था, शायद सी गॉड पवेलियन के योद्धा के बराबर का। फिर भी उसने सूयू के प्रति इतना सम्मान दिखाया, ये सचमुच आश्चर्यजनक था। सूयू की असल पहचान क्या थी? उस समय झांग लेक्सुआन का दिल जिज्ञासा से भर गया था। दीतियान ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, लेकिन कुछ और नहीं बोला। सूयू को सामने बैठी लड़की की जितनी परवाह थी, उसे देखते हुए दीतियान को लगा कि यह मामला पूरी तरह असंभव नहीं है। सच कहें तो दीतियान नहीं चाहता था कि सूयू मनुष्यों के साथ, खासकर प्रेम संबंधों में, बहुत अधिक उलझे। अगर सूयू को भावनात्मक संबंध बनाने ही थे, तो उसका मानना था कि एक दिव्य पशु उसके लिए बेहतर साथी होगा। जेजी या अन्य स्त्री आत्मा जीव भी पर्याप्त होंगी। जब तक सूयू को वे चीजें पसंद थीं, दीतियान व्यवस्था कर सकता था। लेकिन दुर्भाग्यवश सूयू ही मालिक था। भले ही दीतियान के पास कोई विचार हो, उन्हें लागू करने का अधिकार उसके पास नहीं था।
ठीक है, आपको इन मामलों पर चर्चा करने के लिए बचाया नहीं गया था, और ये ऐसे निर्णय नहीं हैं जो हम ले सकते हैं। इन सब बातों का फैसला सिर्फ युवा मालिक ही कर सकते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ज़ियाओ यू इस समय कहाँ है? झांग लेक्सुआन ने दी तियान की ओर देखते हुए पूछा। मैंने उसे 1 साल से ज़्यादा समय से नहीं देखा है और मुझे उसकी याद आती है। सुयू को उसने आखिरी बार 1 साल से भी पहले देखा था। सच कहूँ तो श्रेक अकादमी जाने से उसे कई असुविधाएं हुई थीं। कम से कम वह सुयू से पहले की तुलना में बहुत कम बार मिलती थी। वह अक्सर सोचती थी कि क्या उसके साथ रहना और उसके बड़े होने के दौरान उसका साथ देना बेहतर होता। लेकिन हर बार वह खुद को याद दिलाती कि सुयू को बेहतर सहारा देने के लिए उसे और मजबूत होना जरूरी है। उसे उसके लिए ये दूरी सहनी ही थी, लेकिन अब भी उसकी ताकत अपर्याप्त थी। युवक कहाँ हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मिलने का समय आएगा तब आप मिलेंगे, दी तियान ने उत्तर दिया। क्या आपको नहीं लगता कि आप अभी भी काफ़ी कमज़ोर हैं? अपनी वर्तमान ताकत के साथ क्या तुम ये कहने की हिम्मत करते हो कि तुम युवा स्वामी से मिलना चाहते हो? युवा स्वामी को तुम्हारे जैसे कमज़ोर लोगों की ज़रूरत नहीं है, दी तियान ने सख्ती से कहा। ये सुनकर झांग लेक्सुआन ने अपने होंठ काट लिए और चुप रही। श्रेक अकादमी के छात्रों में वह पहले से ही शीर्ष पर थी, लेकिन दी तियान और उसके जैसे अन्य लोगों की तुलना में उसका कोई मुकाबला नहीं था। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, सीनियर, झांग लेक्सुआन ने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर कहा। कम से कम तुम पूरी तरह मूर्ख तो नहीं हो। अब तक तो तुम 80वें स्तर पर पहुंच ही गए होगे, है ना? दी तियान ने पूछा। झांग लेक्सुआन ने सिर हिलाया। वह सचमुच 80वें स्तर की बाधा तक पहुंच चुकी थी और यहाँ अपनी 8वीं आत्मा की अंगूठी खोजने आई थी। हमने तुम्हें बचपन से ही वही संसाधन उपलब्ध कराए हैं जो युवा स्वामी को मिले हैं। हमने तुम्हारा पालन पोषण करने में बहुत मेहनत की है। अपने 8वें सोल रिंग के लिए आपको क्या लगता है कि आप कितने वर्षों तक सोल रिंग का सामना कर सकते हैं? दी तियान ने तीखी निगाहों से पूछा। झांग लेक्सुआन की आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। मैं 1 लाख साल के सोल रिंग को सहन कर सकता हूँ। अच्छा, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, दी तियान ने कहा और पलक झपकते ही गायब हो गया। कुछ ही क्षणों बाद वह पुनः प्रकट हुआ और लगभग 70 से 80 मीटर लंबे एक आत्मा राक्षस को जमीन पर फेंक दिया। यह आत्मा पोशी चांदी सफ़ेद शल्कों से ढका हुआ था। इसके 4 पैर थे, जिनमें से प्रत्येक में 3 पंजे थे। इसके माथे से लगभग 2 मीटर लंबा एक चांदी का सींग निकला हुआ था। इसके मुंह से चांदी की मूंछें निकली हुई थीं, जो हवा में नाजुक धागों की तरह लहरा रही थीं। उस पूरे दैत्य से एक भयानक उग्र आभा निकल रही थी। फिर भी उसकी जीवन शक्ति काफ़ी कमज़ोर प्रतीत हो रही थी। ये है, झांग लेक्सुआन हैरान रह गई। एक चंद्र आत्मा जियाओ, और इतना बड़ा। यह कोई साधारण चंद्र आत्मा नहीं है। ये 1 लाख वर्ष का चंद्र आत्मा सम्राट है। इसका जीवन अपने अंत के करीब है। क्या आपने यह नहीं कहा था कि आप 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी को संभाल सकते हैं? अब ये तुम्हारा है। दी तियान ने मरणासन चंद्र आत्मा सम्राट की ओर इशारा किया। झांग लेक्सुआन की सांसें तेज हो गईं। उसकी मार्शल आत्मा चंद्रमा थी, और चंद्र आत्मा, एक ऐसा जानवर जो साधना के लिए चंद्र ऊर्जा को अवशोषित करता है, उसके लिए सबसे उपयुक्त आत्मा जानवरों में से एक थी। और यह 1 लाख वर्ष का चंद्र आत्मा सम्राट था। ये सचमुच स्वर्ग से मिला एक उपहार था। धन्यवाद, सीनियर, झांग लेक्सुआन ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा और फिर उस जानवर के पास गई। यह आत्मा पोशी उसे न केवल 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी प्रदान करेगा, बल्कि एक आत्मा की हड्डी भी प्रदान करेगा, जो एक अनमोल खजाना है। हालांकि उसकी वर्तमान शक्ति को देखते हुए 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी को आत्मसात करना चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन वह ऐसे उत्तम अवसर को हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। जीओयू के लिए अपनी उत्तेजना को दबाते हुए झांग लेक्सुआन ने अपनी आंतरिक आत्मशक्ति को पुनः प्राप्त किया। तभी उसने अपनी युद्ध शक्ति को मुक्त किया और चंद्र आत्मा सम्राट का अंत कर दिया। अंत तक वह जानवर शांत रहा। यहाँ तक कि जब झांग लेक्सुआन ने अंतिम प्रहार किया, तब भी उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। जैसे ही उसका जीवन समाप्त हुआ, चंद्र आत्मा सम्राट के विशाल शरीर से एक चमकता हुआ लाल आत्मा का छल्ला उभरा। निःशुल्क वेब उपन्यास। ये खून के रंग की आत्मा की अंगूठी थी। रक्त के रंग का 100,000 वर्ष पुराना आत्मा का छल्ला। ये वह परम खजाना है जिसका हर आत्मा के गुरु सपना देखते हैं। 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी आत्मा स्वामी की शक्ति में जबरदस्त उछाल ला सकती है। यहाँ तक कि सुपर डोलुओ या अल्टीमेट डोलुओ के स्तर तक पहुँच चुके लोगों के लिए भी 100,000 साल पुरानी आत्मा की अंगूठी एक गहन आधार का प्रतिनिधित्व करती है। कई मायनों में यह आधार युद्ध क्षमता को भी प्रभावित करता है। इस रक्तलाल आत्मा के छल्ले को देखकर झांग लेक्सुआन ने जरा भी संकोच नहीं किया। वह पालथी मारकर बैठ गई, अपनी मार्शल आत्मा का आह्वान किया और रक्तलाल छल्ला उसके सिर के ऊपर तैरने लगा। फिर एक विशाल और जबरदस्त शक्ति प्रवाहित होने लगी।
झांग लेक्सुआन ने अपना सारा ध्यान केंद्रित किया और आत्मा के छल्ले को अवशोषित करना शुरू कर दिया। डॉट डॉट डॉट, बूम बूम बूम। आकाश में दो विशालकाय जीव भयंकर रूप से आपस में भिड़ गए। 100 मील के दायरे में हर चीज उनके दमनकारी आभा से घिरी हुई थी। इस भयंकर युद्ध के कारण स्टारडो वन में रहने वाले कई आत्मा पात्र भय से कांप उठे। केवल शक्तिशाली कबीले ही अप्रभावित रहे। टकराना, एक और टक्कर हुई और एक विशाल छाया कई 100 मीटर पीछे धकेल दी गई। वह एक विचित्र दिखने वाला जानवर था जिसके सिर पर सींगों की एक जोड़ी थी। ईश्वरीय ताओटी बैल, भालू के स्वामी, क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? दिव्य ताओटी बुल ने मानवीय भाषा में बात की, उसकी आंखों में गंभीरता झलक रही थी। भालू स्वामी की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। 98वें स्तर के सुपर डोलुओं के रूप में अपनी शक्ति के बावजूद वह भालू स्वामी के सामने कमजोर पड़ रहा था। इस बेहद खूंखार जानवर की गति, रक्षा और आक्रमण क्षमता चरम पर थी। इसमें कोई खामी नहीं थी। लगातार हो रहे हमलों से जुवानजी को बहुत परेशानी हो रही थी। पूरे मुकाबले के दौरान वह अत्यधिक दबाव में था। क्या आपको लगता है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं? जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा तो मेरा मतलब सचमुच यही होता है। भालू का सरदार एक सीधा साधा क्रूर व्यक्ति था। एक बार जब वह जुवानजी को मारने का फैसला कर लेता था तो वह किसी भी हद तक जा सकता था। स्टारडो वन में भालू स्वामी दूसरा सबसे शक्तिशाली योद्धा था। समग्र युद्ध शक्ति के मामले में यह मुएन जैसे सच्चे अल्टीमेट डोलुओं को शायद पार न कर पाए, लेकिन यह निश्चित रूप से बॉडी सेक्ट मास्टर डूबुसी के बराबर या उससे भी अधिक शक्तिशाली था। जब भालू स्वामी गंभीर हो गया तो जुवानजी उसका मुकाबला नहीं कर सका। उसे लगभग इस हद तक पीटा जा रहा था कि वह अपनी जान की भीख मांगने लगा। भालू स्वामी, क्या आपको डर नहीं लगता कि श्रेक अकादमी आपका पीछा करेगी? जुवानजी ने धमकी दी। ये श्रेक अकादमी आखिर है क्या? क्या तुम मुझसे जान की बाजी लगाकर लड़ोगे? ठीक है, आओ मैदान में। अगर वे नहीं आए तो इसका मतलब है कि श्रेक अकादमी में हिम्मत नहीं है। भालू के स्वामी को धमकी देना, ये तो कभी काम नहीं आने वाला था। भालू स्वामी ने द्वितीयान पर भी अपने पंजे दिखाने का साहस दिखाया। अगर तुमने उसे वश में नहीं किया तो उसे तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी। और जुवानजी, वह तो भालू स्वामी के मुकाबले का था ही नहीं। उसके शब्दों ने भालू स्वामी को और भी क्रोधित कर दिया। अचानक भालू स्वामी की सुनहरी आंखों में भयंकर प्रकाश भड़क उठा। वह तेजी से आगे बढ़ा और उसने दिव्य ताओटी बैल पर बेरहमी से प्रहार किया। पहले तो जुवानजी ने कड़े शब्दों में बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ चोटें लगने के बाद उसका लहजा नरम पड़ गया। भालू के स्वामी, ये तो बस एक छोटा सा संघर्ष है। क्या मेरे खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना जरूरी है? यह महज एक गलतफहमी है। भालू स्वामी के हमलों से बचाव करने की कोशिश करते हुए जुवानजी ने यह बात कही। भालू स्वामी ने उपहास उड़ाते हुए कहा, तुम ही हो ताओटी डोलुओ, है ना? जी हाँ, मैं जुवानजी हूँ, श्रेक अकादमी के सी गॉड पवेलियन का एक वरिष्ठ सदस्य। जुवानजी ने भालू स्वामी को डराने की उम्मीद में गलती से अपनी पहचान उजागर कर दी, लेकिन भालू के स्वामी पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वह मुस्कुराए। चूंकि आप ताओटी डोलुओ हैं, इसलिए गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं है। वह उसे सिर्फ इसलिए पीट रहा था क्योंकि वह ताओटी डोलुओ था। भालू स्वामी को मूर्ख कहने की हिम्मत कैसे हुई? भालू स्वामी इसके लिए उसे जान से मार देगा। धत्तेरी की। भालू स्वामी जैसे क्रूर प्राणी का सामना करते हुए जो खतरों से अप्रभावित और अत्यधिक शक्तिशाली था, जुवानजी असहाय महसूस कर रहा था। वह केवल अपनी जगह पर डटे रहने की कोशिश कर सकता था, लेकिन जैसे जैसे भालू स्वामी के हमले अधिक गतिशील होते गए, जुवानजी खुद को तेजी से नुकसान में पाता गया। ये तरीका काम नहीं करेगा। मैं इस मूर्ख भालू से उलझता नहीं रह सकता। अगर मैं दूसरे खूंखार जानवरों के आने का इंतजार करूंगा तो मैं भाग नहीं पाऊंगा। जुवानजी का दिमाग तेजी से सोचने लगा कि पीछे हटने का तरीका क्या हो सकता है, लेकिन भालू स्वामी का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। भालू के स्वामी ने दिव्य ताओटी बैल के एक सींग को पकड़ लिया और उसे नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन जुवानजी ने अपने सींगों का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने के लिए जोरदार संघर्ष किया। भालू और बैल के बीच कुश्ती हुई, जिससे आसपास का वातावरण कांप उठा। भालू स्वामी को जुवानजी को पूरी तरह से वश में करने की कोशिश में दूसरे सींग को पकड़ने के लिए अपने दूसरे पंजे का इस्तेमाल करना पड़ा। जुवानजी जाहिर तौर पर पकड़ा जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने जोरदार धक्का दिया और लगभग भालू स्वामी के संवेदनशील स्थान पर वार कर दिया। भालू स्वामी क्रोधित हो उठा, उसकी आंखें लाल हो गईं। अब जुवानजी को रोकने की परवाह न करते हुए भालू स्वामी ने अपना बायां पंजा उठाया। उसके नुकीले पंजे 10 मीटर से भी अधिक लंबे हो गए। भालू के स्वामी ने अपने पंजे दैवीय ताओटी बैल के सिर की ओर ताने। जुवान जेड के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन भालू स्वामी ने उसे इतनी कसकर पकड़ रखा था कि वह भाग नहीं सका। वह केवल सहज रूप से बचने की कोशिश कर सकता था, लेकिन भालू के पंजे पहले ही उस पर पड़ चुके थे।
तेज धार वाले गहरे सुनहरे पंजे टोफू को काटने वाले ब्लेड की तरह दिव्य ताओटी बैल के एक अगले पैर को पूरी तरह से बचने से पहले ही काट दिया। दर्द असहनीय था और दिव्य ताओटी बैल ने दिल दहला देने वाली चीख निकाली। उसके शरीर से एक भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ और वह भालू स्वामी को दूर फेंकने में कामयाब रहा। अगले ही पल वह मुड़ा और भाग गया। जुवानजी कभी भी भालू स्वामी का मुकाबला नहीं कर पाया था और अब एक पैर न होने के कारण वह और भी कमजोर पड़ गया था। भालू स्वामी सैकड़ों मीटर पीछे धकेल दिया गया। दिव्य ताओटी बैल को पीले धुंधलेपन में बदलते और भागने की कोशिश करते देख वह घबरा गया। बिना सोचे समझे उसने उसके दाहिने पंजे पर झपट्टा मारा। ये स्काई स्प्लिटिंग क्लॉ था, जो डार्क गोल्ड टेर्रिक्लॉबियर कबीले का सबसे भयानक हमला था। आकाश को चीरने वाला पंजा इतना शक्तिशाली था कि वह डिटियान को भी घायल कर सकता था। विशालकाय पंजा हवा में तेजी से बढ़ा और भागती हुई पीली धुंधली आकृति की ओर निशाना साधा। खतरे को भांपते हुए पीले रंग की धुंधली आकृति ने उसे रोकने के लिए जबरदस्त ऊर्जा का विस्फोट किया। फिर अचानक तेज गति से पीली धुंध पूरी तरह से गायब हो गई। वो कमीना बहुत तेजी से भागा। भालू स्वामी ने असंतुष्टि जताते हुए शाप दिया। अगर लड़ाई जारी रहती तो उसे पूरा भरोसा था कि वह जुवानजी को मार सकता था, लेकिन दुर्भाग्यवश जुवानजी बहुत जल्दी भाग निकला। फिर भी जुवानजी ने अपना एक अंक खो दिया था, इसलिए भालू स्वामी खाली हाथ नहीं लौटा था। भालू स्वामी ने अपना हाथ हिलाया और एक कटा हुआ अंग उसकी पकड़ में प्रकट हो गया। जुवानजी इतनी जल्दबाजी में भागा था कि वह अपने कटे हुए अंग को भी अपने साथ नहीं ले गया था। भालू स्वामी ने जोर से दबाया और चमकती हुई हड्डी को छोड़कर पूरा अंग खून से लथपथ गूदे में बदल गया। यह आत्मा की हड्डी है। भालू स्वामी ने तिरस्कारपूर्ण भाव से उसकी जांच की। ये तो बिल्कुल बेकार हड्डी है। मेरे कुल की हड्डियों से तो ये कहीं घटिया है, लेकिन युवा मालिक को यह उपयोगी लग सकता है, इसलिए मैं इसे उनके लिए रख लूंगा। अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो मैं यह आत्मा की हड्डी उस युवा मालिक को दे दूंगा। वह मेरी काबिलियत की तारीफ करेगा। हे 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 हे। भालू स्वामी ने मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसते हुए अपना सिर खुजाया। कुछ देर हंसने के बाद, मानो कुछ याद आने पर, उसने नीचे बुरी तरह घायल पड़े 10,000 साल पुराने डार्क गोल्ड टेर्रिक्लॉबियर को उठाया और गायब हो गया। डॉट 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 वूश। आकाश में एक पीली धुंधली आकृति स्टार डो 1 के बाहरी इलाके की ओर तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दी। इस समय जुवानजी अपने मानवीय रूप में लौट आया था। उसका चेहरा अस्त व्यस्त था और वह खून से लथपथ था। उसका दाहिना हाथ कंधे से कट गया था और घाव से खून ऐसे बह रहा था मानो उसे किसी तेज धार वाले ब्लेड से काट दिया गया हो। उसकी छाती और पेट पर गहरे घाव थे जिनसे ताज़ा खून बह रहा था। जुवानजी का चेहरा पीला पड़ गया था और उनकी वृद्धावस्था वाली चेहरे की विशेषताओं में दर्द की झलक दिखाई दे रही थी। उस भालू स्वामी को धिक्कार है। उसने मेरा हाथ काट दिया। मेरी आत्मशक्ति तेजी से घट रही है। जुवानजी ने गुस्से से गाली दी। उसका चेहरा गंभीर था। हाथ खोना, विशेषकर वह हाथ जिसमें आत्मा की हड्डी हो, किसी भी आत्मा स्वामी के लिए एक विनाशकारी आघात होता है। एक बार आत्मा की हड्डी शरीर में समाहित हो जाने पर वह आत्मा स्वामी के शरीर से बंध जाती है और उसे निकालना आसान काम नहीं होता। दुलुओ उपाधि से नीचे के स्तर के लोगों के लिए आत्मा की हड्डी निकालना अक्सर मृत्यु का कारण बनता है। दुलुओ उपाधि से ऊपर के स्तर के लोगों के लिए जीवित रहना संभव है, लेकिन इस प्रक्रिया से शरीर के सार को नुकसान पहुंचता है और उनकी आत्मा शक्ति स्थायी रूप से एक स्तर कम हो जाती है। जुवानजी की आत्मिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसकी रैंक में तत्काल गिरावट नहीं आई, लेकिन फिर भी उसमें लगातार गिरावट आ रही थी। जहां एक समय उसके पास 98वें स्तर के सुपर डोलुओं की शक्ति थी, वहीं अब वह मुश्किल से 96वें स्तर पर था और यह शक्ति गिरती रहेगी, संभवतः तब तक जब तक वह 16 डोलुओं के स्तर तक न पहुंच जाए। ये बात जुवानजी को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं थी। चोटें तो ठीक हो सकती थीं, लेकिन अपनी शक्ति का खो जाना असहनीय था। इस समय भालू स्वामी के प्रति उसकी घृणा अकल्पनीय ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी। मुझे स्टार डोऊ जंगल से जल्दी निकलना होगा। अगर वह भालू सरदार मुझे पकड़ लेता है तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। अपने आप से कुछ बुदबुदाते हुए जुवानजी ने अपनी आत्मशक्ति का उपयोग करके अस्थायी रूप से रक्तस्राव को रोका और तेजी से आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हुए उसने जंगल का जायजा लिया और बचे हुए आंतरिक दरबारी छात्रों की तलाश करने लगा। क्या वे सभी मर सकते थे? उड़ते हुए जुवानजी को अंततः दूर से कुछ लाल आकृतियां दिखाई दीं। वह तुरंत उनकी ओर नीचे उतरने लगा। वहां हान रुओरुओ, वुमिंग और हुआ याओ को जंगल से होते हुए ले जा रही थी। बाहरी क्षेत्र में आगे बढ़ना मुश्किल साबित हो रहा था, खासकर उनके समूह में घायल और थके हुए सदस्यों के साथ। हान रुओरुओ स्वयं कमजोर हो चुकी थी, उसकी आत्मिक शक्ति बहुत कम बची थी। हालांकि पीले और थके हुए वुमिंग और केवल सहायक भूमिका निभाने वाली हुआ याओ को देखकर उसके पास सतर्क रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि लेक्सुआन कैसा होगा, हान रुओरुओ ने सतर्क रहते हुए सोचा। तभी हवा में किसी चीज के कटने की तेज आवाज ने उसे चौंका दिया।
वह घबरा गई, लेकिन पास आते हुए व्यक्ति को पहचानकर थोड़ी शांत हुई। एल्डर जुवान, वह जुवान जी था। एल्डर जुवान, आपका हाथ। हान रुओरुओ ने जुवान जेड के कटे हुए अंक को देखकर गहरी सांस ली और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वुमिंग और हुआ याओ भी सदमे से जम गए। जुवान जी का हाथ सचमुच कट गया था। मैं लापरवाह था, जुवान जी ने उदास स्वर में कहा। भालू सरदार ने मौके का फायदा उठाकर मेरी बांह काट दी। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि वह हमारा पीछा करे। बाकी लोग कहाँ हैं? लेक्सुआन कहाँ है? जुवान जी की आंखें ठंडी थीं, भालू स्वामी के प्रति उसकी घृणा स्पष्ट थी। वे सब मर गए। वरिष्ठ बहन हमारी वापसी की रक्षा के लिए यहीं रुक गई हैं, वुमिंग ने कांपती आवाज में कहा। उनकी आंखों में आंसू भर आए। आमतौर पर उग्र और अडिग रहने वाली गोल्डन क्रो होली लेडी अब बेहद कमजोर नजर आ रही थीं। यात्रा पर निकले 12 छात्रों में से 8 की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। सीनियर सिस्टर का क्या हुआ, यह अभी भी अनिश्चित था। क्या हुआ? जुवान जी ने अधीरता भरे स्वर में पूछा। हान रुओरुओ ने जल्दी से बताया कि कैसे उन पर ब्लडमैन सरपेंट्स ने घात लगाकर हमला किया था, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों की मौत हो गई थी और झांग लेक्सुआन उन्हें भागने के लिए समय देने के लिए पीछे रुक गया था। जुवान जी का चेहरा और भी उदास हो गया। छात्रों का दुर्भाग्य था कि मिश्रित क्षेत्र में उनका सामना ऐसे घातक झुंड से हुआ। धिक्कार है। श्रेक अकादमी के इतने सारे होनहार छात्रों की मौत से जुवान जी क्रोधित हो गया, लेकिन उसके पास इस पर विचार करने का समय नहीं था। हम अपना बदला जरूर लेंगे, लेकिन हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, उसने दृढ़ता से कहा। अगर लेक्सुआन अब तक आपसे दोबारा नहीं मिली है, तो शायद उसकी दुखद मौत हो गई होगी। जैसे जैसे जुवान जी की आत्मिक शक्ति 9-5 स्तर से नीचे गिरती गई, उसके बढ़ते हुए डर को उसके दुख भरे चेहरे से छुपाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन वुमिंग ने विरोध करना शुरू कर दिया। कोई किंतु परंतु नहीं। हान रुओरुओ, इन दोनों को लेकर मेरे पीछे आओ। आगे की चर्चा का इंतजार किए बिना जुवान जी ने एक आत्मा उपकरण निकाला, एक रस्सी का उपयोग करके उन तीनों को एक साथ बांधा और आकाश में उड़ गया, प्रकाश की लकीरों में बदल गया जो क्षितिज के ऊपर गायब हो गईं। ... जैसे ही सूरज डूबा, झांग लेक्सुआन ने आखिरकार अपनी आत्मा की अंगूठी को पूरी तरह से समाहित कर लिया। उसके पीछे एक चमकीला चांद था, जिससे चांदी जैसी रोशनी की किरणें निकल रही थीं। उसके नीचे 8 आत्मा की अंगूठियां थीं, पीली, पीली, बैंगनी, बैंगनी, काली, काली, काली और लाल। उनकी 8वीं अंगूठी 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी थी। उस क्षण झांग लेक्सुआन एक सच्ची सोल डोलू बन चुकी थी, और वह कोई साधारण सोल डोलू नहीं, बल्कि एक ऐसी सोल डोलू थी जिसके पास 100,000 साल पुरानी अंगूठी थी। उसकी उम्र केवल 23 वर्ष थी। 100,000 साल पुरानी आत्मा की अंगूठी ने उसकी आत्मा की शक्ति को तुरंत 8-3 स्तर तक बढ़ा दिया था। 23 साल की उम्र में ही वह 8-3 स्तर पर पहुंच चुका है, सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा का धनी। झांग लेक्सुआन अपनी शक्ति में आए भारी अंतर को महसूस कर सकती थी। 100,000 वर्ष पुराने सोल रिंग से प्राप्त शारीरिक शक्ति में वृद्धि, साथ ही उसकी नई सोल स्किल्स की शक्ति 100,000 वर्ष से कम पुराने किसी भी रिंग की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। उसे लगा कि अगर वह अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करे, तो वह औसत टाइटल डोलुओं से ज़्यादा कमज़ोर नहीं होगी, और कम से कम वह किसी भी खतरनाक स्थिति से बिना किसी नुकसान के बच सकती थी। अपनी खुशी के बीच झांग लेक्सुआन खुद को असमंजस में महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी को आत्मसात करना कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होना चाहिए था। उनके अनुमान के अनुसार इससे उन्हें चरम सीमा तक पहुंचना चाहिए था, जिससे उन्हें अत्यधिक दबाव सहना पड़ता और लंबे समय तक स्वस्थ होने की आवश्यकता होती। फिर भी ये प्रक्रिया आश्चर्यजनक रूप से सुचारू रूप से संपन्न हुई। अंगूठी की अपार ऊर्जा के अलावा उसे आत्मा राक्षस की बची हुई आत्मा से कोई प्रतिरोध नहीं मिला। एक अजीब सी परिचितता और निकटता का एहसास था, जिसने अवशोषण प्रक्रिया को निर्बाध बना दिया। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञाता झांग लेक्सुआन समझ गए थे कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। निःशुल्क वेब उपन्यास। इसका मतलब ये था कि आत्मा के दानव ने स्वेच्छा से उसे अपने अंदर समाहित होने दिया था। जब कोई आत्मा प्राणी स्वेच्छा से स्वयं को समाहित होने देता है, तभी ये प्रक्रिया इतनी सुगमता से संपन्न होती है। अन्यथा यदि आत्मा प्राणी अनिच्छुक हो या उसके मन में गहरी नाराजगी हो, तो आत्मा प्राणी को समाहित करने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन हो जाती है। तो सवाल उठा, इस आत्मापोशी ने स्वेच्छा से उसे अपने अंदर समाहित होने की अनुमति क्यों दी? क्या इसका कारण यह था कि आत्मापोशी अपने जीवनकाल के अंत के करीब था? क्या यही कारण था कि उसने उसका ज्यादा विरोध नहीं किया? freewebnovel.com। झांग लेक्सुआन ने मन ही मन इस पर विचार किया। एक 8-3 स्तर का सोल डोलू। लगता है अवशोषण प्रक्रिया सफल रही, डीतियान की आवाज अचानक सुनाई दी। झांग लेक्सुआन ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी। इसे संभव बनाने के लिए आपका धन्यवाद, सीनियर।
अगर डी तियान न होता तो उसे कभी भी इतनी उच्च गुणवत्ता वाली आत्मा की अंगूठी नहीं मिलती। यह अंगूठी उसके लिए अविश्वसनीय रूप से अनुकूल थी, कोई भी देख सकता था कि इसे सावधानीपूर्वक चुना गया था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आपको मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको किसी को धन्यवाद देना है तो युवा स्वामी को धन्यवाद दें, डी तियान ने उदासीनता से कहा। युवा गुरु के बिना इनमें से कुछ भी संभव नहीं होता। उसका लहजा अभी भी दबंग बना हुआ था, जिससे झांग लेक्सुआन के प्रति उसकी अरुचि स्पष्ट हो रही थी। डी तियान के लिए झांग लेक्सुआन की प्रतिभा ठीक ठाक थी, असाधारण नहीं। केवल सु यू के अस्तित्व ने ही उसे उसके ध्यान देने योग्य बनाया था। आखिरकार डी तियान पशु देवता था। उसकी नज़र में मानव प्रतिभाएं शायद ही प्रभावशाली थीं और केवल परम डोलुओज ही उसका ध्यान आकर्षित कर सकता था। श्याओ यू और मेरे बीच धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वह मुझसे मांगे तो मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगी, झांग लेक्सुआन ने सौम्य मुस्कान और शांत स्वर में कहा। डी तियान के बाहरी होने के कारण ही उसने उसे धन्यवाद दिया। वह सु यू को कभी धन्यवाद नहीं कहती, क्योंकि वह लंबे समय से खुद को उसका ही हिस्सा मानती थी। मुझे उम्मीद है कि यह सचमुच ऐसा ही हो। डी तियान ने झांग लेक्सुआन को गौर से देखा और फिर कहा, ये 100,000 वर्ष के चंद्र आत्मा सम्राट की बाईं भुजा की हड्डी है। इसे ले लो। अपने हाथ के इशारे से चंद्र आत्मा सम्राट से एक आत्मा अस्थि उड़कर झांग लेक्सुआन के सामने आकर गिरी। और ये रही 100,000 साल पुराने मून शैडो ड्रैगन की दाहिनी भुजा की हड्डी। इसे भी ले लो। डी तियान ने लापरवाही से एक और 100,000 साल पुरानी आत्मा की हड्डी फेंक दी। झांग लेक्सुआन की बाईं और दाईं भुजा की हड्डियां अब पूरी तरह से तैयार थीं। क्या ये 100,000 साल पुराने मून शैडो ड्रैगन की दाहिनी भुजा की हड्डी है? झांग लेक्सुआन दंग रह गई। डी तियान ने इतनी आसानी से एक और 100,000 साल पुरानी आत्मा की हड्डी निकाल ली, जो उसके लिए एकदम सही थी, चंद्रमा छाया ड्रैगन की आत्मा की हड्डी। हालांकि मून शैडो ड्रैगन एक उप ड्रैगन था, फिर भी वह ड्रैगन जाति का सदस्य था। और यह ड्रैगन जाति की 1,00,000 साल पुरानी आत्मा की हड्डी थी। वरिष्ठ, ये तो बहुत ही कीमती है, झांग लेक्सुआन ने आश्चर्य छिपाते हुए कहा। वह पहले ही 1,00,000 साल पुरानी आत्मा की अंगूठी ले चुकी थी और अब इस अतिरिक्त आत्मा की हड्डी को स्वीकार करना उसे कुछ ज्यादा ही लग रहा था। ये तो बस एक आत्मा की हड्डी है। अगर मैं तुम्हें दे रहा हूं तो ले लो, डी तियान ने ठंडे लहजे में कहा, मानो ये मामला मामूली हो। और उनके लिए ये सचमुच ऐसा ही था। सु यू के अनुमान के अनुसार डी तियान का संग्रह बियलॉर्ड के संग्रह से कहीं अधिक व्यापक था। बियलॉर्ड के संग्रह में मुख्य रूप से उसकी प्रजाति की आत्मा की हड्डियां थीं, जबकि डी तियान के संग्रह में विभिन्न प्रकार की आत्मा की हड्डियां शामिल थीं। 100,000 वर्ष पुरानी आत्मा की हड्डियां भी दुर्लभ नहीं थीं। यहाँ तक कि कुछ हड्डियां तो 100,000 वर्ष से भी अधिक पुरानी थीं। सदियों से स्टार डो वन में कई आत्मापोषी जीव अपनी विपत्तियों से बच नहीं पाए थे, विशेष रूप से डीमिंगली के प्रकट होने से पहले। एक से अधिक भयंकर जीव स्वर्गीय विपत्ति के कारण नष्ट हो गए थे। 100,000 साल पुरानी मून शैडो ड्रैगन की भुजा की हड्डी बहुत कीमती है। क्या इसे शियाओ यू के लिए बचाकर नहीं रखना चाहिए? कीमती खजानों की बात आते ही झांग लेक्सुआन के मन में स्वाभाविक रूप से सु यू का नाम आया। क्या युवा स्वामी को आपकी चिंता की आवश्यकता है? डी तियान ने उसे एक अजीब नज़र से देखा, मानो कह रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि एक उप ड्रैगन की आत्मा की हड्डी युवा स्वामी के लिए उपयुक्त है? सु यू की स्थिति को देखते हुए असली ड्रैगन आत्मा की हड्डियों का एक सेट हासिल करना उसके लिए बेहद आसान था। डी तियान ने सु यू की ज़रूरत की हर चीज़ तैयार कर ली थी। हालांकि सु यू की वर्तमान उम्र और ताकत को देखते हुए उसने अभी तक उसे ये चीज़ें दी नहीं थीं। डी तियान एक मामूली ड्रैगन आत्मा की हड्डी जैसी चीज़ को सु यू की तरक्की में बाधा नहीं बनने देना चाहता था। ठीक है, तो फिर मैं मना नहीं करूंगी, झांग लेक्सुआन ने अंततः कहा, यह सोचकर उसे तसल्ली मिली कि सु यू के पास इससे भी बेहतर विकल्प होंगे। यह आत्मा अस्थि उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त थी और इसे आत्मसात करने से उसकी शक्ति में काफ़ी वृद्धि होगी। इसके अलावा चूंकि उसकी बाएं और दाएं भुजाओं की अस्थियों में समान गुण थे, इसलिए वह मां शियाताओ की तरह आत्मा अस्थि संयोजन तकनीक विकसित करने में भी सक्षम हो सकती थी। अकादमी की सर्वश्रेष्ठ छात्रा मां शियाताओ के पास उत्कृष्ट संसाधन और एक शक्तिशाली आत्मा अस्थि संयोजन तकनीक थी। हालांकि झांग लेक्सुआन श्रेक की बड़ी बहन थी, लेकिन उसे उतना समर्थन नहीं मिला था, संभवतः इसलिए क्योंकि वह उस झांग लेक्सुआन से अलग थी जो किसी अन्य समयरेखा में बेई बेई की मंगेतर थी। इसे जल्दी से समझ लो। समझ आने के बाद यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी अकादमी के लोग तो बहुत पहले ही चले गए थे, डी तियान ने अपनी आंखों में हल्के से व्यंग्य का भाव लिए कहा। झांग लेक्सुआन चुप रहीं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह पालथी मारकर बैठ गईं और आत्मा की हड्डियों को अवशोषित करने लगीं। अगले दिन भोर होते होते उन्होंने ये प्रक्रिया पूरी की। उनकी आत्मा शक्ति एक बार फिर बढ़ गई और 84वें स्तर पर पहुंच गई।
अवशोषण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद झांग लेक्सुआन ने डीतियान को प्रणाम किया और फिर अकेले ही स्टार डो 1 से चली गई। इसी बीच श्रेक अकादमी में एक बड़ा उथल पुथल मच रहा था। क्या 8 आंतरिक दरबारी छात्र लापता हो गए और लेक्सुआन भी लापता है? उसके जीवन या मृत्यु के बारे में कुछ पता नहीं। समुद्र देवता मंडप में कई बुजुर्ग सदमे में थे। यान शाओजे का चेहरा गंभीर था। ये उच्च कोटि के छात्र थे, कोई साधारण लोग नहीं। और अब उनमें से 8 की मौत हो गई। आंतरिक प्रांगण में कुल मिलाकर केवल कुछ दर्जन छात्र ही थे। एक ही घटना में उनमें से लगभग 5वें हिस्से को खो देना, यह अकल्पनीय था। और अब लेक्सुआन, जो उन सब में सबसे प्रतिभाशाली था, लापता हो गया। यान शाओजे को अपनी दृष्टि धुंधली होती हुई महसूस हुई और वह लगभग अपना संतुलन खो बैठा। क्षति इतनी बड़ी थी कि ऐसा लगा जैसे उसका दिल खून से लथपथ हो रहा हो। एल्डर जुवान ने टीम का नेतृत्व कैसे किया और इतनी भारी जानमाल की हानि होने दी? उसके सामने बैठी जियान लिन एर का चेहरा भी पीला पड़ गया। आंतरिक दरबार में अपने इतने वर्षों में उन्होंने कभी इतना विनाशकारी नुकसान नहीं झेला था। ये छात्र अकादमी के सबसे प्रतिभाशाली थे और अब तो लेक्सुआन का भविष्य भी अनिश्चित था। मैंने सुना था कि यह एक दुर्घटना थी, एक 10,000 साल पुराने डार्क गोल्ड टेरिक्लोबिया से मुठभेड़। मेज के शीर्ष पर बैठी एक बुजुर्ग महिला ने कहा। उनके बाल भूरे हो चुके थे और वे जीवन के अंतिम पड़ाव पर लग रही थीं, फिर भी उनका रुतबा ऊंचा था। यहाँ तक कि यान शाओजे और अन्य लोग भी उनका बहुत सम्मान करते थे। बूढ़ी लिन, क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? शिन लिन एर ने अविश्वास से पूछा। एक 10,000 साल पुराना डार्क गोल्ड टेरिक्लोबिया वास्तव में एक दुर्जय प्राणी था और झांग लेक्सुआन के छात्रों का समूह निश्चित रूप से इसका सामना नहीं कर सकता था। ये सच है, बूढ़ी लिन ने हल्के से सिर हिलाया। लेकिन अगर वह 10,000 साल पुराना डार्क गोल्ड टेरिक्लोबिया भी होता तो भी उसे इतना भारी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था, है ना? एल्डर जुवान एक लेवल -98 सुपर डोलुओ हैं। 10,000 साल पुराने भालू की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि 100,000 साल पुराना भालू भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। शियान लिन एर को अब भी इसे स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था। एल्डर जुवान एक लेवल -98 सुपर डोलू थे। क्या 10,000 साल पुराना डार्क गोल्ड टेरिक्लोबिया उन्हें परेशान कर सकता था? ये बात समझ से परे थी। एल्डर जुवान क्षण भर के लिए लापरवाह हो गए और झांग लेक्सुआन के समूह पर भालू ने घात लगाकर हमला कर दिया। जब तक एल्डर जुवान संभलें, स्टार डो 1 के भयंकर जानवरों में से एक भालू स्वामी ने हस्तक्षेप कर दिया। इस घटना में छात्रों की जान जाने से कहीं अधिक नुकसान हुआ। यहाँ तक कि एल्डर जुवान भी गंभीर रूप से घायल हो गए। सागर देव मंडप की सबसे शक्तिशाली सदस्यों में से एक एल्डर सोंग नामक एक अन्य बुजुर्ग महिला ने गंभीरता से कहा। क्या एल्डर जुवान भी घायल हो गए? भालू स्वामी, क्या वह सचमुच इतना शक्तिशाली है? और वह एल्डर जुवान पर हमला क्यों करेगा? जियान लिन, कियान डोडुओ, यान शाओजे, कैमेर और अन्य लोगों के साथ चकित थे। स्टारडो फॉरेस्ट के नेता बेयर लॉर्ड ने एल्डर जुवान पर हमला क्यों किया? ये समझ से परे था। और बेयर लॉर्ड एल्डर जुवान जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को कैसे घायल कर सकता था? अभी सटीक जानकारी स्पष्ट नहीं है। ओल्ड मू इस समय एल्डर जुवान का इलाज कर रहे हैं। उनकी चोटें गंभीर हैं और हो सकता है कि वे हमेशा के लिए अपनी शक्ति खो बैठें, ओल्ड लिन ने सिर हिलाते हुए समझाया। क्या? शियान लिन एर और बाकी सब अविश्वास से आंखें फाड़ बैठे। क्या यह इतना गंभीर हो सकता है? एल्डर जुवान ने अपना एक हाथ खो दिया, एक ऐसा हाथ जिसमें आत्मा की हड्डी थी। आप सब जानते हैं कि इसका क्या मतलब है, एल्डर सोंग ने आह भरी। ये सुनकर यान शाओजे और बाकी सब पीले पड़ गए। आत्मा की हड्डी वाली भुजा खोना लगभग उतना ही विनाशकारी था जितना कि उसे निकाल देना। जब किसी उपाधिधारी डोलुओ से आत्मा की हड्डी निकाल ली जाती है तो उसकी आत्मा शक्ति स्थायी रूप से एक रैंक कम हो जाती है। ये तो एक आपदा है, यान शाओजे ने गुस्से में बुदबुदाया। एल्डर जुवान श्रेक अकादमी के सबसे शक्तिशाली और चर्चित योद्धा थे। अगर उनकी चोट की खबर फैलती तो भारी हंगामा मच जाता। श्रेक अकादमी को भारी दबाव का सामना करना पड़ता। मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूं कि शिक्षक एल्डर जुवान को ठीक कर देंगे, यान शाओजे ने आशा बनाए रखने की कोशिश करते हुए सोचा। समुद्र देवता मंडप के भीतर एक शांत कमरे में 2 आकृतियां अगल बगल खड़ी थीं। एक आकृति थोड़ी झुकी हुई और दुर्बल थी, मानो हवा का एक झोंका उसे गिरा सकता हो। दूसरे के कपड़े फटे पुराने थे, उसका दाहिना हाथ कंधे से कटा हुआ था और उसकी छाती गंभीर चोटों के कारण मोटी पपड़ियों से ढकी हुई थी। दूसरा व्यक्ति एल्डर जुवान ताओटी डोलुओ था और पहला व्यक्ति ड्रैगन गॉड डोलुओ मुएन था, जो सागर देव मंडप का असली महाशक्ति था। मुएन की मार्शल आत्मा लाइट होली ड्रैगन थी और वह 99वें स्तर का अल्टीमेट डोलू था, दुनिया में केवल 3 में से एक। हालांकि अतीत की चोटों से वह कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी ताकत एल्डर जुवान से कहीं अधिक थी। वह श्रेक अकादमी का वास्तविक स्थिर बल था, जिसकी युद्ध क्षमता महाद्वीप में अद्वितीय थी। जुवान जी, मुएन ने चिंता भरी नजरों से उसकी ओर देखते हुए धीरे से कहा।
बूढ़े मुंह एल्डर जुबान ने थोड़ी श्रद्धा दिखाते हुए जवाब दिया। इस बार तुम्हारी चोटें गंभीर हैं। सीने पर लगे जानलेवा घाव ने तुम्हारे आंतरिक अंगों को भी प्रभावित किया है। भालू स्वामी का आकाश विभाजनकारी पंजा वाकई भयानक है। सौभाग्य से तुमने इसे केवल बगल से ही झेला। अगर यह सीधे तुम पर हमला करता तो शायद तुम वापस न लौट पाते, मुएन ने गंभीरता से कहा, यह महसूस करते हुए कि उसने तारा डो वन की शक्ति को कम आंका था। ये जंगल केवल अपने खूंखार शासक दीतियान का ही घर नहीं था, यहाँ भालू स्वामी भी रहता था, जो एक बेहद शक्तिशाली योद्धा था। हालांकि भालू स्वामी दीतियान जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन एल्डर जुबान की चोटों से साबित होता था कि वह फिर भी एक बड़ा खतरा था। उसकी शक्ति अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। अपनी वर्तमान स्थिति में भी मुएन को यकीन नहीं था कि वह बेयर लॉर्ड को आमने सामने की लड़ाई में हरा पाएगा। स्टारडो फॉरेस्ट की ताकत मेरी कल्पना से कहीं अधिक जबरदस्त है, मुएन ने सोचा। भालू स्वामी, एल्डर जुबान ने बुदबुदाते हुए कहा, उनका चेहरा आक्रोश और बचे हुए डर से कांप रहा था। उस एक पंजे ने उन्हें मौत के कगार पर ला खड़ा किया था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आपके शारीरिक घाव ठीक हो सकते हैं। स्वर्णिम प्राचीन वृक्ष की शक्ति से आप ठीक हो जाएंगे। असली समस्या आपकी बांह है। वह कट गई है और आत्मा की हड्डी गायब हो गई है। जुबानजी, आपकी शक्ति अब घटकर 88वें स्तर पर आ गई है। एल्डर जुबान का पूरा शरीर कांप उठा, दर्द उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। 98वें स्तर के सुपर डॉलुओं से सोल डॉलुओं तक। भला उन्हें गहरा दुख क्यों नहीं हुआ? 98वें स्तर की अपार शक्ति के आदी होने के बाद वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? शक्ति ही सब कुछ थी। इसके बिना वह अपने पुराने प्रतिद्वंद्वियों का सामना कैसे कर सकता था? सोल डॉलुओं की ताकत के साथ भी उसे उन लोगों द्वारा पहचाना तक नहीं जाता। श्रेक अकादमी में भी उसकी स्थिति धराशायी हो जाती। बूढ़े मुंह, क्या ठीक होने का कोई तरीका है? एल्डर जुबान ने अपनी आवाज़ में आशा की एक झलक के साथ पूछा। यह मुश्किल है, बेहद मुश्किल है, मुएन ने आह भरी। अगर तुम कटा हुआ हाथ वापस ले आए होते तो चीज़ें आसान होतीं। सुनहरे प्राचीन वृक्ष की शक्ति से उसे फिर से जोड़ना आसान होता। लेकिन चूंकि हाथ चला गया है, इसलिए मामला बहुत जटिल हो गया है। तुम्हारे हाथ में एक आत्मा अस्थि थी। जब आत्मा अस्थि शरीर में समाहित हो जाती है तो वह शरीर के सार में विलीन हो जाती है। आमतौर पर आत्मा अस्थि खोने का अर्थ आत्मा स्वामी की मृत्यु होता है। एक उच्च कोटि के डॉलुओं के लिए, जिनका शरीर अधिक परिष्कृत होता है, वे आत्मा की हड्डी के बल पर एक अंग खोने के बाद भी जीवित रह सकते हैं। लेकिन इसकी कीमत यह है कि वे हड्डी खो देते हैं और शक्ति में एक पायदान स्थायी रूप से गिर जाते हैं। जब तक आप खोई हुई हड्डी को पुनः प्राप्त नहीं कर लेते और अपने शरीर के सार को बहाल नहीं कर लेते, तब तक अपनी चरम अवस्था में लौटना लगभग असंभव है। मुएन के शब्दों ने एल्डर जुबान के दिल में आशा की आखिरी किरण को बुझा दिया, जिससे वह निराशा में डूब गए। बूढ़े मुंह, क्या सचमुच कोई और रास्ता नहीं है? एल्डर जुबान ने अपना भाग्य स्वीकार करने से इनकार करते हुए पूछा। सामान्य परिस्थितियों में हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि स्वर्णिम प्राचीन वृक्ष की शक्ति से भी हम आपको केवल डॉलुओ उपाधि स्तर पर ही स्थिर कर सकते हैं। आपकी 98वें स्तर की शक्ति को बहाल करना असंभव है। और जहाँ तक आपके कटे हुए हाथ की बात है, उसके ठीक होने की संभावना न के बराबर है, मुएन ने आह भरते हुए कठोर सत्य बताया। निःशुल्क वेब उपन्यास। आत्मा की हड्डी का अलग होना कभी भी छोटी बात नहीं होती। एक और बात थी जो उसने नहीं कही थी। अब से जुबानजी आगे बढ़ने में सक्षम नहीं होगा। जब तक वह उस आत्मा की हड्डी को वापस नहीं पा लेता और अपनी कटी हुई भुजा को फिर से नहीं जोड़ लेता, तब तक उसके लिए इस जीवनकाल में आगे कोई प्रगति करना लगभग असंभव होगा। मुएन बेहद दुखी था। उसने जुबानजी को अपना उत्तराधिकारी चुना था, समुद्री देवता मंडप का अगला मंडप प्रमुख, क्योंकि श्रेक अकादमी में जुबानजी ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसमें 99वें स्तर तक पहुंचने की क्षमता थी। शुवानजी की मार्शल आत्मा के भीतर ताओटी वंश की शक्ति भी अतुलनीय रूप से मजबूत थी। लेकिन अब इस घटना के साथ मुएन की सारी योजनाएं धराशायी हो गईं। तो फिर श्रेक अकादमी की भारी जिम्मेदारियों को कौन संभालेगा? एल्डर लिन या एल्डर सॉन्ग? वे पहले ही अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके थे और अपने जीवन काल में 98वें स्तर तक पहुंचना उनके लिए एक चुनौती होगी। यान शाओजे। मुएन अपने शिष्य को अच्छी तरह जानता था। यान शाओजे में प्रतिभा तो थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में कुछ कमियां थीं। वह शायद 98वें स्तर तक पहुंच सकता था, लेकिन परम डोलुओ बनना उसके लिए मुश्किल होगा। बाकी लोग तो यान शाओजे से भी काफ़ी पीछे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि शक्तिशाली श्रेक अकादमी को उत्तराधिकार में एक अंतराल का सामना करना पड़े? हालांकि मुएन अभी भी मौजूद है, लेकिन वह और कितने वर्षों तक टिक पाएगा? मुएन के दिल में थोड़ी सी चिंता कौंध गई। जुबानजी को ठीक इसी समय मुसीबत में क्यों पड़ना पड़ा? क्या उसे खुद स्टारडो वन जाकर जुबानजी की आत्मा की हड्डी वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए? उन आत्मा राक्षसों को शायद आत्मा की हड्डी की परवाह ही न हो। इसके अलावा आत्मा की हड्डी कई साल पहले ही अवशोषित हो चुकी थी और यह कोई विशेष रूप से दुर्लभ या कीमती चीज़ नहीं थी।
हो सकता है कि वह उसे अभी भी ढूंढ ले। मुएन का विचार गलत नहीं था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि भालू स्वामी पहले ही जुवानजी की आत्मा की हड्डी ले चुका था। अगर वह जाता भी है तो वह यात्रा व्यर्थ ही होगी। जुवानजी, इलाज के लिए तैयार हो जाओ। हम यथासंभव सुधार करेंगे। मैं तुम्हारे लिए स्टारडो बन जाऊंगा और उस आत्मा की हड्डी को वापस लाने की कोशिश करूंगा। मुएन ने उसे प्यार से दिलासा दिया। धन्यवाद, ओल्ड मू। जुवानजी की आंखें चमक उठीं। क्या मुएन स्वयं आत्मा की हड्डी वापस लाने में उसकी मदद करने जा रहा था? उसे फिर से उम्मीद जगी। वह दुष्ट भालू स्वामी एक बार जब वह ठीक हो जाएगा और 99वें स्तर पर पहुंच जाएगा तो वह हिसाब बराबर कर देगा। वह बेयर लॉर्ड को यह अनुभव करने देगा कि एक हाथ खोने पर कैसा महसूस होता है। मुएन के हाथ के इशारे से ही पूरा सागर देवता मंडप अचानक रोशनी से जगमगा उठा। जीवन की शक्ति से भरपूर अनंत सुनहरी रोशनी ने जुवानजी को घेर लिया। उपचार शुरू हो गया। ... अगले दिन दोपहर तक झांग लेक्सुआन आखिरकार श्रेक अकादमी लौट आया। वह कुछ ही दिनों के लिए दूर गई थी, लेकिन किसी कारणवश जब वह लौटी तो उसे अपरिचितता का एहसास हुआ। अपनेपन की वह भावना जो कभी उसके मन में थी, धीरे धीरे गायब हो गई। क्या इसका कारण ये था कि जुवानजी और अन्य लोग उसका इंतजार करने के बजाय पीछे हट गए थे, या फिर कोई और वजह थी? झांग लेक्सुआन को यकीन नहीं था, लेकिन वह निराश महसूस कर रही थी और जानी पहचानी गर्माहट गायब हो गई थी। अपना सिर हिलाते हुए उसने अपनी जटिल भावनाओं को दूर करने की कोशिश की। सुयू कहाँ है, यह न जानने के कारण उसे कुछ और समय तक वहीं रुकना पड़ा। सुयू जहाँ भी होती वही उसका घर होता था। अगर सुयू वहाँ नहीं होती तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ है। ये सोचकर झांग लेक्सुआन को काफ़ी राहत महसूस हुई। उसने श्रेक अकादमी में दाखिला लिया और सीधे सी गॉड आइलैंड की ओर रवाना हो गई। ... वरिष्ठ बहन वापस आ गई हैं। वरिष्ठ बहन वापस आ गई हैं। वूमिंग उत्साह से उछल कूद करने लगा और भीतरी आंगन के अन्य छात्र, जिन्होंने कभी सोचा था कि झांग लेक्सुआन ने खुद को बलिदान कर दिया है, अत्यधिक प्रसन्न हुए। भीतरी प्रांगण में झांग लेक्सुआन को काफ़ी पसंद किया जाता था। उनका व्यक्तित्व सौम्य था, सुंदरता अतुलनीय थी, प्रतिभा असाधारण थी और हृदय दयालु था। छात्र छात्राएं दोनों ही उनका सम्मान करते थे। महिला छात्राएं उनकी प्रशंसा करती थीं और यहाँ तक कि वूमिंग और मा शियाताओ जैसी उग्र स्वभाव वाली छात्राएं भी अपनी सीनियर सिस्टर झांग लेक्सुआन से प्रभावित थीं। पुरुष छात्रों की बात करें तो उनमें से कई झांग लेक्सुआन को अपने सपनों की देवी के रूप में देखते थे, लेकिन झांग लेक्सुआन ने उन पर कभी ध्यान नहीं दिया। उनके लिए वह एक ऐसी अलौकिक सुंदरता की तरह थी जिसे पाना असंभव था। वरिष्ठ बहन, वूमिंग ने खुद को झांग लेक्सुआन की बाहों में झोंक दिया और आमतौर पर मजबूत और संयमित रहने वाली लड़की की आंखों से कुछ आंसू भी निकल आए। झांग लेक्सुआन ने धीरे से वूमिंग के सिर पर थपथपाया और मुस्कुराए। मिंगर, रो मत, मैं वापस आ गया हूँ। बड़ी बहन, मुझे पता था कि तुम ठीक हो जाओगी। ये सब एल्डर जुवान की गलती है। उन्होंने हमें वापस ले जाने पर जोर दिया। मिंगर, ऐसा मत कहो। वूमिंग के शब्दों को एक सौम्य फटकार ने रोक दिया। हान रुओरुओ कुछ कदम आगे बढ़ी, उनकी खूबसूरत आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी। लेक्सुआन में आपका फिर से स्वागत है। झांग लेक्सुआन को सुरक्षित देखकर हान रुओरुओ सचमुच खुश हुई। झांग लेक्सुआन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हालांकि हान रुओरुओ ने केवल कुछ ही शब्द कहे थे, लेकिन झांग लेक्सुआन उसकी बात समझ गई थी। उन्हें अपने साथ ले जाने पर जोर जुवानजी ने ही दिया था, न कि उन्होंने उसे छोड़ दिया था। इससे झांग लेक्सुआन को कुछ राहत मिली। लोग भावुक प्राणी होते हैं और अगर वूमिंग और अन्य लोग उसका इंतजार नहीं करते तो उसे निराशा होती। लेकिन अब ये देखकर कि उसकी बहनें अब भी उसकी परवाह करती हैं, यही उसके लिए काफ़ी था। वैसे लेक्सुआन, दीन तुम्हें ढूंढ रहे हैं, हान रुओरुओ ने शिष्टाचार का आदान प्रदान करने के बाद कहा। समझ गया। झांग लेक्सुआन ने सिर हिलाया और अंदर चली गई। यान शाओजे कुछ देर से अंदर इंतजार कर रहा था। जब झांग लेक्सुआन वहां पहुंचा तो वह हल्की मुस्कान के साथ मुड़ा। लेक्सुआन, सुरक्षित लौटने पर बधाई। धन्यवाद, दीन। एल्डर जुवान उन्हें समय की कमी के कारण जल्दी ले गए। उनका इरादा तुम्हें छोड़ने का नहीं था, इसलिए इसे दिल पर मत लो, यान शाओजे ने समझाया। वह नहीं चाहता था कि इस घटना के कारण झांग लेक्सुआन के मन में अकादमी के प्रति कोई नकारात्मक भावना विकसित हो। आखिरकार झांग लेक्सुआन इस समय भीतरी प्रांगण में सबसे प्रतिभाशाली छात्रा थी। लेक्सुआन समझ गई, उसने शांत भाव से उत्तर दिया। मुझे खुशी है कि आप ऐसा करते हैं। यान शाओजे ईमानदारी से मुस्कुराए। जैसा कि उम्मीद थी, लेक्सुआन एक अच्छा बच्चा था। उन्होंने कुछ चिंता व्यक्त करने का अवसर लिया। लेक्सुआन, तुमने अभी तक अपनी 8वीं आत्मा की अंगूठी प्राप्त नहीं की है ना? जब समय आएगा तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको आत्मा की अंगूठी की तलाश में ले जाऊंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि आपको सबसे अच्छी अंगूठी मिले। यान शाओजे ने झांग लेक्सुआन को सहज महसूस कराने की उम्मीद में लापरवाही से यह वादा किया। आपके उदार प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, दीन, लेकिन मुझे अपनी 8वीं आत्मा की अंगूठी मिल चुकी है।
आपको परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, झांग लेक्सुआन ने सपाट लहजे में कहा। ओह, आपने अपनी 8वीं आत्मा की अंगूठी पहले ही प्राप्त कर ली है। लेक्सुआन, तुमने यूं ही किसी आत्मा राक्षस को नहीं ढूंढ लिया है ना? तुम तो बिल्कुल लापरवाह हो। यान शाओजे पहले तो चौंक गया, फिर उसने निराशा और हताशा से झांग लेक्सुआन की ओर देखा। उसे इस बात पर मुश्किल से ही विश्वास हो रहा था। लेक्सुआन, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों थी? तुम्हें अकादमी द्वारा एक की तलाश में मदद करने का इंतजार करना चाहिए था। अगर आप यूं ही बेतरतीब ढंग से सोल रिंग चुन लेते हैं, तो क्या आप अपनी क्षमता को बर्बाद नहीं कर रहे हैं? क्या आपको ये बात समझ नहीं आती? यान शाओजे ने उपदेश दिया। झांग लेक्सुआन द्वारा अपनी आत्मा की अंगूठी को अकेले खोजने के फैसले से वह बहुत दुखी थी। कुछ देर बाद वह आखिरकार रुक गया। लेक्सुआन, तुमने अपनी 8वीं आत्मा की अंगूठी के लिए किस प्रकार के आत्मा जानवर का इस्तेमाल किया? इस समय वह केवल यही आशा कर सकता था कि झांग लेक्सुआन की 8वीं आत्मा की अंगूठी बहुत खराब न हो। अफसोस, उसकी ताकत को देखते हुए उसके लिए वास्तव में एक महान आत्मा की अंगूठी प्राप्त करना मुश्किल होता। ये बच्चा अभी भी बहुत आवेगशील था। अगर झांग लेक्सुआन को वही ले गया होता, तो कम से कम वह उसके लिए 80,000 साल या उससे अधिक पुरानी आत्मा की अंगूठी तो ढूंढ ही सकता था। लेकिन झांग लेक्सुआन अकेली गई थी, उसे किस तरह की आत्मा की अंगूठी मिली होगी? यह शायद 50,000 साल से अधिक नहीं रहा होगा, है ना? आह, ये बच्चा लोगों को परेशान करना बखूबी जानता है, यान शाओजे ने निराशा में सोचा। झांग लेक्सुआन ने अपने होंठ सिकुड़ते हुए कहा, मेरी 8वीं आत्मा की अंगूठी 1 लाख साल पुराने चंद्र आत्मा सम्राट से मिली है। ओह, 1 लाख साल पुराना चंद्र आत्मा सम्राट। यान शाओजे अनमने ढंग से कुछ बुदा रहा था, लेकिन बीच में ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। लेक्सुआन, तुमने अभी अभी अपने 8वें सोल रिंग के बारे में क्या कहा? यान शाओजे ने झांग लेक्सुआन को ध्यान से देखा, उसकी आवाज में चिंता थी। झांग लेक्सुआन ने दोहराया, दीन, मेरी 8वीं आत्मा की अंगूठी 1 लाख साल पुराने आत्मा राक्षस चंद्र आत्मा सम्राट से आई है। झांग लेक्सुआन की आवाज़ नर्म थी, लेकिन यान शाओजे को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर पड़ी हो। मानो उसके चेहरे पर 100 थप्पड़ पड़े हों, हर एक जोरदार और स्पष्ट। ये सोचकर कि उसने इतनी देर तक झांग लेक्सुआन की आलोचना की थी और अंत में मूर्ख तो वही निकला। यान शाओजे का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने झट से पूछा, लेक्सुआन, तुमने 100,000 साल पुरानी मून स्पिरिट सम्राट की आत्मा की अंगूठी कैसे हासिल की? ये तो 100,000 साल पुराने आत्मा के दानव की तरह है। यान शाओजे को इस बात पर मुश्किल से ही यकीन हो रहा था। इतने शक्तिशाली आत्मा पोषक का शिकार केवल एक सुपर डोलू ही कर सकता था। झांग लेक्सुआन ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त किया। उसके सिर के ऊपर एक चमकीला चंद्रमा प्रकट हुआ और उसकी आत्मा की अंगूठियां तेजी से चमक उठीं। पीली पीली, बैंगनी बैंगनी, काली 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 और लाल, कुल 8 अंगूठियां। इनमें सबसे उल्लेखनीय रक्त लाल रंग की 100,000 वर्ष की आत्मा की अंगूठी थी, जिससे एक अचूक ऊर्जा का संचार हो रहा था। उस आभा ने यान शाओजे के मन में कोई संदेह नहीं छोड़ा, ये वास्तव में 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी थी। कोई गलती नहीं हो सकती थी। झांग लेक्सुआन की 8वीं आत्मा की अंगूठी सचमुच 1 लाख साल पुरानी अंगूठी थी। लेक्सुआन, तुमने ये कैसे किया? यान शाओजे ने फिर पूछा। झांग लेक्सुआन के होंठ थोड़े से खुले और उसने शांत भाव से समझाया, ये संयोग की बात थी। जब मैं ब्लडमैन सरपेंट्स के घेरे को तोड़कर बाहर निकली, तो गलती से एक घाटी में पहुंच गई। वहां मेरी मुलाकात 1 लाख साल पुराने मून स्पिरिट सम्राट से हुई, जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था। मैंने देखा कि वह हमला करने में सक्षम नहीं लग रहा था, इसलिए मैं धीरे धीरे उसके पास गई। अंत में वह मेरी आत्मा की अंगूठी बन गया। यान शाओजे, अंडस्को, क्या ये संभव भी है? उसे संयोगवश 1 लाख साल पुराने चंद्र आत्मा सम्राट के दर्शन हो गए, जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था। क्या आप सच में ऐसा होने की पुष्टि कर सकते हैं? मुझे कभी ऐसी किस्मत क्यों नहीं मिलती? और तुमने इसे कैसे सहन किया? यह 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी है। तुम्हारे लिए भी यह आसान नहीं रहा होगा, यान शाओजे ने पूछा। झांग लेक्सुआन थोड़ी उलझन में दिखीं। मुझे भी यह अजीब लगा। जब मैंने आत्मा की अंगूठी को आत्मसात किया, तो मुझे ज़्यादा प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसा लगा जैसे मैंने इसे स्वाभाविक रूप से आत्मसात कर लिया हो। यान शाओजे, क्या आप गंभीर हैं? झांग लेक्सुआन की बातों ने यान शाओजे को एक पल के लिए वास्तविकता पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। क्या उसने कुछ गलत सुना? लेकिन उसके सामने मौजूद 8 आत्मा के छल्ले दिन के उजाले की तरह स्पष्ट थे, यह कोई भ्रम नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद यान शाओजे ने फिलहाल इस मामले को यहीं खत्म करने का फैसला किया। लेक्सुआन, 100,000 साल पुरानी आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करने के बाद आप वर्तमान में किस स्तर पर हैं? यान शाओजे ने फिर पूछा। मैं फिलहाल 84वें स्तर पर हूँ, सोल डोलुओ, झांग लेक्सुआन ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। लेवल 84, ये कैसे संभव है?
100,000 साल पुरानी सोल रिंग के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ओह हाँ, आपके पास 100,000 साल पुरानी सोल बोन भी होनी चाहिए। यान शाओजे का पहले अविश्वास का भाव आया, फिर उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ। उनका चेहरा मानो नाटकीय भावों की एक श्रृंखला प्रदर्शित कर रहा हो। झांग लेक्सुआन को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने चाहे जैसे भी 100,000 साल की आत्मा की अंगूठी हासिल की हो, अब वह उसके पास थी। दोनों छात्रों की मृत्यु और एल्डर जुवान के घायल होने की दुखद खबर के बाद यान शाओजे को आखिरकार खुश होने का मौका मिला। आखिरकार कुछ अच्छी खबर मिली। लेक्सुआन, शाबाश, तुम सचमुच हमारे भीतरी प्रांगण की वरिष्ठ बहन बनने की हकदार हो। अब तुम्हें आराम करना चाहिए। इस यात्रा में तुमने बहुत कुछ सहा है और तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। कुछ दिनों में मैं स्वयं बड़ों से अनुरोध करूंगा कि वे तुम्हें सागर देव मंडप में प्रशिक्षण लेने की अनुमति दें। यान शाओजे का रवैया अप्रत्याशित रूप से गर्मजोशी भरा हो गया। 1,00,000 साल पुरानी 8वीं आत्मा की अंगूठी, ये तो सच्ची प्रतिभा की निशानी थी। यहाँ तक कि उसने भी अपने समय में ये हासिल नहीं किया था। झांग लेक्सुआन का भविष्य असीमित था और उसे संवारना सार्थक था। हाँ, डीन, झांग लेक्सुआन ने झुककर प्रणाम किया, अपनी मार्शल आत्मा को एक तरफ रख दिया और जाने के लिए मुड़ गई। यान शाओजे उसे जाते हुए देखकर तेजी से सागर देवता मंडप की ओर चल पड़ा। वह इस खुशखबरी को बड़ों के साथ साझा करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए बेताब था। इसी बीच झांग लेक्सुआन अपने छात्रावास में लौटी, दरवाजा बंद किया, बिस्तर पर चढ़ी और दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसने अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ा, टांगों को गले लगाया, ठुड्डी को घुटनों पर टिकाया और उसकी आंखों में उलझन छा गई। अचानक उसे गहरे अकेलेपन का एहसास हुआ। अभी अभी यान शाओजे के रवैये में अचानक आए बदलाव और उसके हर काम ने उसे थोड़ा घृणा का अनुभव कराया। जिस तरह से वह पहले उसे नज़रअंदाज कर रहा था और फिर बाद में उसकी चापलूसी करने लगा, ये सब कुछ उसकी आदत जैसा ही था। एक समय था जब वह सोचती थी कि श्रेक अकादमी एक अद्भुत जगह है। आखिरकार ये लगभग 10,000 वर्षों से पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध थी। उसने श्रेक अकादमी की टीम का नेतृत्व करते हुए सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग अकादमी को हराया था और सोल मास्टर टूर्नामेंट जीतकर श्रेक अकादमी का सम्मान भी बचाया था। लेकिन अब उसे अचानक कुछ अलग महसूस होने लगा। सू यू ने उसे अक्सर कहा था कि वह हर व्यक्ति और हर घटना को उसके वास्तविक स्वरूप में देखे और लोगों के शब्दों से गुमराह न हो। उस समय उसने उसकी बातों को अनसुना कर दिया था, ये सोचकर कि वह बस एक बच्चा है जो ज्ञान का दिखावा कर रहा है। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि शायद वह उसे धीरे धीरे जगाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, वह हमेशा से इतना परिपक्व और समझदार था, भले ही वह केवल 11 साल का था। सूयू के बारे में सोचते ही झांग लेक्सुआन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सूयू भले ही युवा था, लेकिन वह सचमुच बहुत कोमल स्वभाव का था। शाओ यू, तुम अब कहाँ हो? बहन जुवान तुम्हें बहुत याद करती हैं, झांग लेक्सुआन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी कोमल आवाज शांत छात्रावास में धीरे से गूंज उठी। इसी बीच यान शाओजे समुद्र देवता मंडप के बुजुर्गों को झांग लेक्सुआन द्वारा 100,000 वर्ष की 8वीं आत्मा की अंगूठी प्राप्त करने के बारे में बताने के लिए बेताब था। जैसा कि उम्मीद थी, बुजुर्गों ने हैरानी और सदमे के साथ प्रतिक्रिया दी। 1,00,000 साल पुराना 8वां आत्मा का छल्ला। लेक्सुआन हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा असाधारण है, शियान लिन एर ने सच्ची खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। झांग लेक्सुआन की प्रतिभा वाकई अद्भुत थी। 1,00,000 साल पुरानी 8वीं आत्मा की अंगूठी का मतलब ये भी है कि उसके पास 1,00,000 साल पुरानी आत्मा की हड्डी होनी चाहिए। आत्मा के स्वामी के लिए यह कोई छोटी बात नहीं है, एल्डर लिन ने कहा। श्रेक अकादमी के शोक के माहौल के बीच झांग लेक्सुआन की खबर ने निस्संदेह कुछ हद तक उदासी को दूर कर दिया था। सचमुच 1,00,000 साल पुरानी आत्मा की अंगूठी आत्मा गुरुओं की दुनिया में सबसे अनमोल खजाना है, और 1,00,000 साल पुरानी आत्मा की हड्डी तो और भी अनमोल है, एल्डर सॉन्ग ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। भीतरी प्रांगण में ऐसे उत्कृष्ट शिष्य का होना वाकई खुशी की बात थी। निःशुल्क वेब उपन्यास। इस साल लेक्सुआन की उम्र कितनी है? कियान डोडुओ ने पूछा। यान शाओजे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेक्सुआन इस साल सिर्फ 23 साल की है और वह पहले ही सोल डोलू के रूप में 84वें स्तर पर पहुंच चुकी है। 23 साल की उम्र में ही लेवल 84। वाह, इसने तो पिछले कुछ हजार सालों में श्रेक अकेडमी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए होंगे, है ना? कियान डोडुओ ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाई। वह स्पष्ट रूप से झांग लेक्सुआन की असाधारण प्रतिभा से चकित था। 23 वर्ष की आयु में सोल सेज स्तर तक पहुंचना ही किसी को विलक्षण प्रतिभा का प्रतीक माना जाता है। सोल डोलुओ बनना तो दूर की बात है, और वह भी कोई साधारण सोल डोलुओ नहीं, बल्कि वह जिसके पास 84वें स्तर का 100,000 वर्ष का सोल रिंग हो। मुझे लगता है कि लेक्सुआन में अल्टीमेट डोलू बनने की क्षमता हो सकती है, जियान लिन एर ने आश्चर्य से कहा। एक परम डुलुओ। शियान लिन एर के ऐसा कहते ही कमरा एकदम शांत हो गया। उस कथन का गहरा प्रभाव हवा में महसूस किया गया।
एक अल्टीमेट डोलुओ महाद्वीप पर शक्ति के शिखर का प्रतिनिधित्व करता था। लेवल 84 पर एक 23 वर्षीय सोल डोलू लेक्सुआन में वास्तव में अल्टीमेट डोलू के स्तर तक पहुंचने की क्षमता है, किसी ने टिप्पणी की। इस बच्चे की साधना की गति तो मेरी साधना की गति से भी कहीं अधिक तेज है। समुद्र देवता मंडप के सबसे भीतरी हिस्से से एक बुजुर्ग व्यक्ति कुर्सी पर आराम से बैठा था। उसकी आवाज़ धीरे धीरे सुनाई दे रही थी। उनकी आवाज़ सुनते ही सभी बुजुर्गों ने तुरंत सम्मान दिखाते हुए अपने चेहरे के भाव सीधे कर लिए। ये कोई और नहीं बल्कि सागर देव मंडप के मंडप प्रमुख मुएन थे। उन्होंने अभी अभी जुवानजी का उपचार पूरा किया था, लेकिन वे बैठक की अध्यक्षता करने के लिए तुरंत वहां पहुंच गए। और जैसे ही बैठक शुरू हुई, उन्हें ये रोमांचक खबर मिली। शिक्षक जी, क्या आप कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहे हैं? लेक्सुआन की तुलना आपसे कैसे की जा सकती है? यान शाओजे ने तुरंत कहा कि उन्हें झांग लेक्सुआन से बहुत उम्मीदें थीं। वह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वह उनकी शिक्षिका के बराबर हो सकती हैं, जो महाद्वीप की एक सच्ची हस्ती और श्रेक अकादमी की आधारशिला थीं। शाओजे, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। अगर कोई मुझसे आगे निकल जाए तो यह अच्छी बात है। लेक्सुआन असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। भले ही वह अल्टीमेट डोलू न बने, लेकिन कम से कम सुपर डोलू के रूप में 98वें स्तर तक तो पहुंच ही सकती है। भविष्य में ये बच्ची श्रेक अकादमी की भारी जिम्मेदारियों को संभाल सकती है। मेरा सुझाव है कि अकादमी उसके विकास के लिए संसाधन बढ़ाए ताकि वह जल्द से जल्द आगे बढ़ सके। साथ ही उसे सी गॉड पवेलियन में प्रवेश दिया जाए। उसने ये योग्यता हासिल कर ली है। मुएन ने धीरे से आह भरी। क्या एल्दमू, क्या ये कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है? मुएन के सुझाव ने कई बुजुर्गों को असहज कर दिया। आमतौर पर केवल उपाधि प्राप्त डोलू ही बुजुर्गों के रूप में सागर देवता मंडप में प्रवेश कर सकते थे, और झांग लेक्सुआन अभी भी केवल एक आत्मा डोलू ही थे। क्या लेक्सुआन की प्रतिभा काफ़ी नहीं है? अकादमी का समर्थन बढ़ाकर ही हम उसकी वफादारी को और मजबूत कर सकते हैं। इस बार जुवानजी उसे स्टार 2-1 में अकेला छोड़कर चला गया। भले ही इसके पीछे कारण थे, फिर भी उसे ठेस पहुंची है। लेक्सुआन एक समझदार बच्ची है जो सब कुछ अपने अंदर रखती है, लेकिन हम उसे निराश नहीं होने दे सकते। मुएन ने गंभीरता से बात की। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जुवानजी की चोटें गंभीर हैं और ठीक होना मुश्किल है। स्वर्ण वृक्ष की शक्ति की सहायता से भी जुवानजी की आत्मिक शक्ति केवल 94वें स्तर तक ही पहुंच पाई है, और वह अब और प्रगति नहीं कर सकता। अकादमी को अब ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो इसके भविष्य की जिम्मेदारी संभाल सके। मुएन की बातों ने यान शाओजे और बाकी लोगों को चुप करा दिया। मुएन की कही हर बात तर्कसंगत थी। मैं एल्डर मू के सुझाव से सहमत हूँ, एल्डर लिन ने सिर हिलाया। मैं भी सहमत हूँ, एल्डर सॉन्ग ने कहा। इन दोनों के नेतृत्व में बाकी लोगों को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे शिक्षक जी, लेक्सुआन के साथ कुछ अजीब घटना घटी है। यान शाओजे ने झांग लेक्सुआन के बारे में पहले हुई रहस्यमय घटनाओं का जिक्र करते हुए कहना शुरू किया। लेक्सुआन की शारीरिक क्षमताएं प्रभावशाली हैं, लेकिन बिना किसी प्रतिरोध के 100,000 साल पुरानी आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करना अप्रत्याशित था। उसने कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान उसे लगभग कोई प्रतिरोध नहीं झेलना पड़ा। बुजुर्ग तब तक चुप रहे जब तक मुएन ने बोलना शुरू नहीं किया। चूंकि 100,000 वर्ष पुराने चंद्र आत्मा सम्राट का जीवन अंत निकट था, इसलिए इस परिणाम को समझना ज्यादा कठिन नहीं है। लेक्सुआन की मार्शल आत्मा चंद्रमा है, और चंद्र आत्मा सम्राट एक आत्मा पशु है जो साधना के लिए चंद्रमा की रोशनी को अवशोषित करता है। ये स्वाभाविक रूप से चंद्रमा से प्रेम करता है, इसलिए यह असंभव नहीं है कि उसने लेक्सुआन के प्रति निकटता का अनुभव किया हो। और चूंकि यह मृत्यु के निकट था, इसलिए लेक्सुआन द्वारा इसकी आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करना इसके जीवन की निरंतरता के रूप में देखा जा सकता है। क्या ऐसा है? लेकिन वह तो एक आत्मापोशी था, वह स्वेच्छा से किसी मनुष्य की आत्मा की अंगूठी क्यों बनेगा? यान शाओजे ने अभी भी संदेह रखते हुए पूछा। ये चीजें होती तो हैं, हालांकि बहुत कम। जब कोई आत्मापोशी स्वेच्छा से आत्मा वलय बन जाता है, तो उसके द्वारा आत्मा हड्डी गिराए जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। 100,000 वर्ष पुराने आत्मा वलय के साथ आत्मा हड्डी का मिलना लगभग निश्चित है। संक्षेप में, शायद लेक्सुआन को एक मरते हुए चंद्र आत्मा सम्राट से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और संयोगवश उसके पास चंद्र लड़ाकू आत्मा थी। मुएन ने निष्कर्ष निकाला। तो ये सब बस अच्छी किस्मत की बात है। मुझे ऐसी किस्मत क्यों नहीं मिली? यान शाओजे ने मन ही मन बुदबुदाया। बकवास। क्या आप खुद की तुलना लेक्सुआन से कर सकते हैं? क्या आप उसके जितनी मिलनसार, दयालु या जिम्मेदार हैं? जियान लिन ने यान शाओजे पर तिरस्कार भरी नजर डाली। यान शाओजे शर्मिंदा था, लेकिन उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। उसने वाकई बचपन में शियान लिन को निराश किया था। ठीक है, यही बात खत्म करते हैं। शाओजे, कल लेक्सुआन के प्रशिक्षण के लिए सागर देवता मंडप में एक कमरा बुक करवा देना। साथ ही नए छात्रों की परीक्षाएं भी जल्द ही होने वाली हैं। ध्यान देना और देखना कि क्या कोई विशेष रूप से प्रतिभाशाली नए छात्र हैं। अगर हैं,
तो उन्हें निखारने पर ध्यान देना। हमारी अकादमी को इस समय वाकई नए प्रतिभावानों की ज़रूरत है। मैं समझ गया, गुरुजी, यान शाओजे ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। अच्छा, मुझे जुबानजी की खोई हुई आत्मा की हड्डी को वापस लाने के लिए स्टार डो 1 की यात्रा भी करनी होगी। जुबानजी अकादमी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम उसे इतनी आसानी से गिरने नहीं दे सकते। शिक्षक, क्या आप स्टार डो 1 जा रहे हैं? यान शाओजे ने चौंक कर पूछा। क्या इससे स्टार डो फॉरेस्ट के साथ गलतफहमी पैदा नहीं होगी? मुएन की स्थिति कोई मामूली बात नहीं थी। अगर स्टार डो 1 बहुत संवेदनशील हो जाता तो उन्हें केवल भालू स्वामी से ही नहीं बल्कि पशु देवता दीतियान से भी निपटना पड़ता। चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। दीतियान इतना संवेदनशील नहीं है। वैसे भी मैं केवल जुबानजी की आत्मा की हड्डी की तलाश में जा रहा हूँ। मेरा कोई और इरादा नहीं है। फिलहाल श्रेक अकादमी का स्टार डो फॉरेस्ट से कोई टकराव होना ठीक नहीं है। मुएन ने सिर हिलाया। वह वाकई जुबानजी की चोट से नाराज था, लेकिन वह इतना मूर्ख नहीं था कि स्टार डो फॉरेस्ट से पंगा ले। मौजूदा हालात ठीक नहीं थे। स्टार डो फॉरेस्ट बहुत शक्तिशाली था। अभी उन्हें चुनौती देना पत्थर पर अंडा फेंकने जैसा था। इसके अलावा श्रेक अकादमी ने कई दुश्मन बना लिए थे। जुबान जेड के घायल होने के बाद अकादमी को स्थिर करना ज़्यादा ज़रूरी था। बेहतर यही था कि इस अपमान को याद रखा जाए और उस दिन का इंतज़ार किया जाए जब वे इसका बदला ले सकें। मुएन की बातें सुनकर यान शाओजे को काफ़ी राहत मिली। अगर जुबानजी की आत्मा की हड्डी सचमुच वापस मिल जाए तो ये बहुत बड़ी राहत होगी। आखिर श्रेक अकादमी को अभी भी जुबानजी की अपार युद्ध शक्ति की बहुत ज़रूरत थी। ठीक है, चलिए आज की बैठक यहीं समाप्त करते हैं। मुएन ने हाथ हिलाकर बैठक समाप्त होने का संकेत दिया। बुजुर्ग लोग एक एक करके उठे और चले गए। मुएन थोड़ा सा हिला और यान शाओजे उसे उठाने के लिए तुरंत आगे बढ़ा। झुके हुए मुएन ने यान शाओजे की ओर देखते हुए कहा, शाओजे, हमारी अकादमी एक बार फिर बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। आपको इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। शिक्षक जी, मैं करूँगा, यान शाओजे ने दृढ़ता से जवाब दिया। तुम हमेशा अपने कार्यों में स्थिर रहे हो, लेकिन तुम थोड़े तुच्छ स्वभाव के हो सकते हो। तुम्हें आगे चलकर इस पर काम करने की जरूरत होगी, मुएन ने सलाह दी। जी हाँ, शिक्षक, यान शाओजे ने आज्ञाकारी भाव से उत्तर दिया। ठीक है, तो जाओ अपना काम निपटाओ। मुझे जल्दी निकलना है, जितना देर होगी, गड़बड़ होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी, मुएन ने हाथ हिलाते हुए कहा। यान शाओजे ने सिर हिलाया। शिक्षक जी, मैं अब चलता हूँ। मुएन ने हल्के से सिर हिलाया। यान शाओजे के जाने के बाद मुएन ने आह भरी और अगले ही पल उसकी आकृति गायब हो गई। अगले दिन मुएन के निर्देशों के अनुसार यान शाओजे ने समुद्र देवता मंडप में झांग लेक्सुआन के लिए एक कमरा बुक कराया। संपूर्ण सागर देव मंडप स्वर्ण वृक्ष से तराशा गया था। आत्मा के स्वामी बनने के लिए स्वर्ण वृक्ष के भीतर साधना करना अत्यंत लाभकारी था। ये जीवन की झील में प्रशिक्षण के समान था और सुधार की गति बाहरी दुनिया की तुलना में कहीं अधिक तीव्र थी। झांग लेक्सुआन को यान शाओजे के इस कदम पर कोई हैरानी नहीं हुई। पहली बात तो ये कि यान शाओजे ने पहले ही इसका जिक्र कर दिया था, और दूसरी बात, उसने ये योग्यता हासिल कर ली थी। उसकी मौजूदा ताकत और प्रतिभा को देखते हुए अगर श्रेक अकादमी ने उसकी मदद के लिए कोई कदम नहीं उठाया होता तो शायद उसे शक होने लगता कि कहीं उच्च अधिकारी सिर्फ अपने पदों पर बैठे तो नहीं हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन यान शाओजे के उसे सागर देवता मंडप का सदस्य बनाने के प्रस्ताव ने उसे चौंका दिया। झांग लेक्सुआन ने तुरंत इसे अस्वीकार कर दिया। समुद्र देवता मंडप में शामिल होते ही उसकी स्थिति बदल जाएगी। पहले वह खुद को श्रेक अकादमी की छात्रा बता सकती थी, लेकिन समुद्र देवता मंडप में प्रवेश करते ही यह मंडप के साथ उसकी पूर्ण संबद्धता का प्रतीक बन जाएगा। उसका जीवन सुयू के लिए समर्पित था। वह सागर देव मंडप का हिस्सा कैसे बन सकती थी? अगर उसे पता होता कि सुयू अब कहाँ है तो शायद वह उससे मिलने के लिए समय से पहले स्नातक होने के बारे में भी सोचती। स्टार डो 1 में हुई घटना के बाद झांग लेक्सुआन को एक महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। सुयू ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने वास्तव में उसे अपने परिवार का सदस्य माना, और वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उसका किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। हालांकि दीतियान ने उसे 1,00,000 साल तक जीवित रहने वाली आत्मा की अंगूठी दी थी और यान शाओजे चाहता था कि वह सागर देव मंडप में शामिल हो जाए, फिर भी उन दोनों के अपने अपने मकसद थे। जाहिर है, यह स्वाभाविक था, बिना किसी निजी लाभ के भला कोई क्या करेगा। लेकिन तुलनाएं तो होनी ही थीं, और सुयू ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे इन बातों की परवाह नहीं थी और वह उसे एक इंसान के तौर पर महत्व देता था। वह सचमुच उसे परिवार के सदस्य की तरह मानता था। उस तुलना के बाद उसका सुयू की ओर अधिक झुकाव महसूस करना स्वाभाविक था। हालांकि मैंने अपनी कम उम्र और अनुभवहीनता को डीन के प्रस्ताव को अस्थायी रूप से अस्वीकार करने के कारणों के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसे और कितने समय तक टाल सकता हूं। अकादमी का मुझ में अधिक संसाधन निवेश करने की इच्छा रखना एक अच्छी बात है, लेकिन मैं अकादमी से पूरी तरह बंधी नहीं रहना चाहती।
शियाओ यू, तुम कहाँ हो? अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम मुझसे क्या करने को कहती? झांग लेक्सुआन ने धीरे से बुदबुदाया, उसकी आंखें खोई हुई थीं और उसके विचार कहीं दूर भटक रहे थे। freewebnovel.com प्रख्यात सद्गुण हॉल। मुख्य हॉल में जिंग होंगचेन आराम से मुख्य सीट पर बैठे अपनी प्याली से चाय की चुस्कियां ले रहे थे। अचानक तेज कदमों की आहट सुनाई दी। लिंजियाई हॉल में दाखिल हुए, उनके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। हॉल मास्टर, मेरे पास एक अच्छी खबर है, लिंजियाई ने उत्साह से कहा। अच्छी खबर क्या है? जिंग होंगचेन ने उत्सुकता से अपनी चाय का कप नीचे रखते हुए पूछा। हॉल मास्टर, हमें अभी अभी खबर मिली है कि सू यू ने चौथे स्तर की आत्मा अभियंता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। वह अब आधिकारिक तौर पर चौथे स्तर का आत्मा अभियंता है। ओह! जिंग होंगचेन की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस लड़के ने 2 महीने पहले ही तीसरे स्तर की आत्मा अभियंता परीक्षा पास की थी, और अब उसने चौथे स्तर की परीक्षा भी पास कर ली है। जिंग होंगचेन चकित रह गया। सू यू पहले ही चौथे स्तर पर पहुंच गया था? जी हाँ, हॉल मास्टर। सू यू 2 महीने पहले तीसरे स्तर का आत्मा अभियंता बन गया था। मैंने उसे एक नई कक्षा में दाखिला दिया था, लेकिन आज उसने चौथे स्तर की आत्मा अभियंता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। लीजिए, उसके परिणाम देख लीजिए। लिंजियाई ने परीक्षा परिणाम जिंग होंगचेन को सौंप दिए। जैसे जैसे जिंग होंगचेन ने उनका अवलोकन किया, उनके चेहरे पर धीरे धीरे आश्चर्य के भाव उभरने लगे। ये वाकई में एक शानदार उपलब्धि है। ये लड़का वाकई में असाधारण है। जी हाँ, हॉल मास्टर। वह यहाँ सिर्फ 8 महीने से है, और वह पहले से ही चौथे स्तर का आत्मा अभियंता बन चुका है। ऐसी प्रतिभा पहले कभी नहीं देखी गई। हमें सचमुच एक अनमोल रत्न मिल गया है। 8 महीने आत्मा उपकरणों के बारे में कुछ भी न जानने से लेकर एक वास्तविक चौथे स्तर के आत्मा अभियंता बनने तक। ये कैसी अवधारणा थी? सूर्य चंद्रमा शाही आत्मा अभियांत्रिकी अकादमी की स्थापना के बाद से उन्होंने कभी भी ऐसा असाधारण छात्र नहीं देखा था। सू यू की आत्मा अभियांत्रिकी की प्रतिभा समझ से परे थी। इतनी प्रतिभा तो वाकई दुर्लभ है। सौभाग्य से वह हमारी अकादमी का छात्र है। अगर वह नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसे बर्दाश्त कर पाता। जिंग होंगचेन ने आह भरी। उसने सोचा था कि उसने सू यू को ज़रूरत से ज़्यादा आंक लिया है, लेकिन सू यू हर उम्मीद से बढ़कर साबित हो रहा था। अगर ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी और का होता तो मैं बहुत बेचैन होता, और जब तक उससे निपटा नहीं जाता मुझे चैन नहीं आता। लेकिन चूंकि वह हमारी तरफ है तो सब ठीक है। सू यू जैसी प्रतिभा के साथ जिंग होंगचेन को लगा कि वह चैन से सो सकता है। इस बच्चे की प्रतिभा असाधारण है और इसे कम नहीं आंका जा सकता। हम ये करेंगे, इसे प्रख्यात गुणशाला के लिए एक प्रतिभावान छात्र के रूप में नामित करेंगे। जब वह 5वें स्तर का आत्मा अभियंता बन जाएगा तो किसी औपचारिक परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी, उसे सीधे प्रख्यात गुणशाला में प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही उसे आत्मा उपकरण अध्ययन के लिए दुर्लभ धातुओं की असीमित आपूर्ति प्रदान की जाएगी। उसके भोजन और रहने की व्यवस्था भी अकादमी द्वारा पूरी तरह से वहन की जाएगी, और सब कुछ उच्चतम गुणवत्ता का होगा। इसके अतिरिक्त उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रति माह 100,000 सोने के आत्मा सिक्कों का वजीफा दिया जाएगा। जिंग होंगचेन ने बिना किसी झिझक के एक के बाद एक कई उदार विशेषाधिकारों की घोषणा की। लिंजियाई आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाए बिना नहीं रह सकी। इस तरह का व्यवहार अभूतपूर्व था। यहाँ तक कि इल्स्ट्रियस वर्च्यू हॉल के वर्तमान सदस्यों को भी ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ प्राप्त नहीं थीं। असीमित दुर्लभ धातुएं, बेहतरीन भोजन और आवास, और 100,000 सोने के सोल कॉइन का मासिक भत्ता। यहाँ तक कि प्रख्यात सद्गुण हॉल के सदस्यों के पास भी दुर्लभ धातुओं का एक सीमित मासिक कोटा होता था। दुर्लभ धातुएं न केवल महंगी थीं बल्कि अत्यंत दुर्लभ भी थीं।